आपका पॉलिटिक्स में आना एक प्रेशर नहीं था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई एम राइट? पॉलिटिक्स में आना मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स राणा साहब थी एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज फैमिली दैट इज द नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरा फोकस ये है कि नगरोटा का हर घर मेरा घर है। अगली मुलाकात होती है तो मैं चाहती हूँ कि एक गर्व से हम कह सकें कि जो आपने काम सौंपा था वो हमने कर दिया। फिर राणा साहब की बात हो रही है तो मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ। आखिरी बात क्या हुई थी आपकी उनके साथ? उन्होंने सबको क्या बताया था जब आपकी लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी उनके साथ? देखिए, हमारा ये एक सौभाग्य रहा कि राणा साहब पहले एनसी में थे, ठीक है? और उन्होंने ऐसा बताया जाता है कि एनसी पार्टी को अगर यहाँ तक लाया है तो उसमें राणा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। फिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि उन्होंने वो छोड़ के वो बीजेपी में आ गए? देखिए ये सवाल जो है, तो जब आप यूएस पढ़ने के लिए गए तो तब आपको पता था कि आपको एक पॉलिटिशियन बनना है या नहीं? आपके माइंड में क्या था? मैं पॉलिटिशियन अगर आज What was the पॉलिटिक्स में आई purpose? हूँ तो वो राणा साहब की वजह से है। आप मुझे आने वाले अपने 5 साल का रोड मैप बता सकते हो कि आपके मेजर ये वाले काम है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट हेल्थ केयर, टूरिज्म, जॉब्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनमें आप क्या ऐसा बदलाव लेके आओगे आने वाले 5 सालों में? बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जम्मू से निकल रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल रहे हैं। हमें अपनी एक सर्कुलर इकोनॉमी बनानी चाहिए, हमें पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकें जो हमारे होम ग्रोन हैं, कि जो ताकत एक भारतीय नागरिक की जेब में है वो कहीं और नहीं है। नगरोटा के लोगों का सबसे मेन पेन पॉइंट क्या है? नगरोटा में जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस कर रहे हैं, तो अभी आप वहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? सो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बैठ के। कैसे हो आप मैम? आपका धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर आए ये इंटरव्यू लेने के लिए, हमारा सौभाग्य। नहीं, ये मेरा पहला इंटरव्यू है जो एक एमएलए का है और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत मुबारक देता हूँ। आपने बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है नगरोटा से। सो कैसा फ़ील हो रहा है मैम? पहले तो हम आपको भी शुभकामनाएँ देंगे कि यस। आप अपना पॉडकास्ट काफ़ी देर से कर रहे हैं और अब जी, आपने एक पॉलिटिकल रेल्म में जो शुरू किया है, जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी जो भी इस इंटरव्यू से अपेक्षाएँ वो हम उस पे खरे उतरेंगे। जी, और जैसे आपने पूछा कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, तो हमारा तो बहुत सौभाग्य रहा है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने जिस तरह से राणा साहब को गले लगाया, उसी जी। तरह से बढ़-चढ़ कर हमें भी गले लगाया और अब हम उसी तरीके से बढ़-चढ़ कर लोगों का काम कर सक रहे हैं और काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स जो हम पिछले साल जिस पे काम कर रहे थे, उसको अब ग्राउंड लेवल पर पहुँचा पा रहे हैं। तो बहुत एक एक्साइटिंग दौर है और लोगों की सेवा करने के लिए ही हम मैदान में उतरे थे और उसको कर पाना अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। सो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरे को मैम अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, क्योंकि जैसे कि आपके फादर पॉलिटिशियन थे, तो कैसा रहा जीवन? क्योंकि हमारे हमारे जैसे लोगों का थोड़ा जो चाइल्डहुड होता है वो थोड़ा अलग होता है। आपका कैसा था? जब हम छोटे थे तो ये अक्सर लोग काफ़ी बात करते हैं कि शायद लोगों को पता नहीं है हाउ ओल्ड आई एम, पर जब हम बचपन में हमारे पिताजी उस समय पॉलिटिशियन ही थे, ओके, आप बिज़नेसमैन थे। बिज़नेसमैन थे और जब हम पैदा हुए थे तो तब अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश कर रहे थे। ओके। तो एक अलग परिस्थितियाँ थी। हुँ, आई एम एन अर्ली 90s चाइल्ड, तो हुँ, वैसे भी एक वातावरण अलग-सा था। हुँ। एक पले-बड़े एक साथ अपने कज़िन्स के साथ जी, यहाँ पहले हम कुछ देर पठानकोट भी रहे। ओके, वहाँ पर किराए के घर में रहते थे ओके, और काफ़ी देर जब अपना बिज़नेस वो वहाँ एस्टैब्लिश कर रहे थे तो वहाँ रहते थे और फिर जम्मू वापस आए तो अपनी स्कूलिंग हमने यहीं से की है। ओके, पहले हमें आज भी याद है कि जब पठानकोट में हम थे तो हमारा वहाँ पे मॉडर्न संदीपनी स्कूल होता था। ओके। वहाँ पे 5 बच्चे होते थे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती थी कि अगर 5th भी आएँगे तो अब कोई लास्ट भी प्रॉब्लम आओगे तो नहीं 5th है। आओगे आप। तो उस स्कूल से थे, वहाँ पे मुझे याद है एपीएस भी हुआ करता था। हम बड़े छोटे थे, हुँ, तो वहाँ पे पढ़ाई की और फिर जम्मू आ गए क्योंकि जम्मू इसलिए हम वापस आए क्योंकि मेरी सेहत उस समय थोड़ी नाज़ुक थी, तो हम जम्मू में उस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर थी, तो हम फिर जम्मू में पढ़े ग्रीनफ़ील्ड स्कूल में, हुँ। उसके बाद 12 साल प्रेज़ेंटेशन कॉलेज में। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे हम थोड़े से बचपन में और डीप बात करते हैं कि बचपन जी, कैसा रहा? जी। आपको मम्मी से ज़्यादा लगाव था या पापा से?
मुझे लगता है कि मेरे लिए दोनों की, हर इंसान के लिए अपने पेरेंट्स की बहुत एक अहमियत रहती है, और दोनों से एक इक्वल बट डिफरेंट तरीके का रिलेशन रहा है। जिसका मतलब ये है कि बराबरी का मुझे दोनों से प्यार है और रहेगा जीवन भर। पर सीखने को बहुत कुछ अलग-अलग दोनों से मिलता है। जो हमारे पिताजी से हमें एक निर्भय होकर अपना जो सपना है उसको चेज़ करना, और निर्भय होकर लोगों की सेवा करना, एक उनसे और लोगों में किस तरीके से घुल-मिलते हैं। उनका एक बहुत बॉइस्टरस, वाइब्रेंट पर्सनैलिटी थी, और आज भी लोग उनको उसी के लिए याद करते हैं। तो उनसे हमें वो सब कुछ सीखने को मिला है, और हमारी माताजी से हमें एक किस तरीके से डिलिजेंटली काम करते हैं, डिलिजेंटली दूसरों की सेवा करते हैं। जैसे हमारे परिवार में हम समझते हैं कि एक स्ट्रक्चर जो है वो लाए हैं। हमारे जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं हमारे परिवार के, उनकी सेवा वो स्वयं करती हैं, और एक बड़े हुँ। शेड्यूल, टाइम टेबल, डिसिप्लिन तरीके से। तो मुझे लगता है कि वो दोनों से प्यार बेहद उसी बराबर तरीके का था, पर सीखने को अलग-अलग चीज़ें मिली। ओके, तो आपकी उम्र कितनी थी जब लाइक आपके फादर पॉलिटिक्स में आए? आई बिलीव इट वाज़ रफली 2005, 4-5, हमारी 11-12 साल हो गई होगी। ओके, 10, 11, 12, रफली अराउंड दैट एज। ओके। तो आपको बचपन में डाँट-वाँट एक्टिव पॉलिटिक्स, सॉरी, जब वो एमएलए एमएलसी बने तो उसमें तो ज़्यादा थी उम्र। हुँ, बट वही है कि जब तक वो एमएलए इलेक्ट हुए 2014 में, मैं तो कॉलेज में थी उस समय, मैं इंडिया में भी नहीं थी। ओके, जी, जी। ओके, ओके। तो अच्छा राणा साहब के बारे में लोगों को ऐसा क्या नहीं पता है जो आपको पता है? लाइक घर में जो बहुत सारी बातें होती हैं लाइक इफ वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिज़्म और लाइक फैमिली वाइज़ कैसे थे? मतलब किस तरीके का उनका व्यवहार था वो बता सकते हैं? धार्मिक तौर पर हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हमारा पूरा परिवार जो है बहुत धर्म के प्रति, खासतौर पर श्री माता वैष्णो देवी जी के बहुत सारे भक्त हैं, और हुँ, राणा साहब का बचपन से ही ये था कि कुछ भी शुभ कार्य करते थे तो श्री माता वैष्णो देवी जाते थे। हुँ, साल में हम, मुझे जितना याद है, तकरीबन 2-3 बारी तो श्री माता वैष्णो देवी साल में जाते ही जाते थे। हुँ, और घर में भी हर साल हवन होते थे, और काफ़ी राणा साहब धर्म के प्रति मान्यता रखते थे, और वो इस प्रकार के व्यक्ति थे कि वो सब धर्मों की मान-सम्मान करते थे, पर अपने धर्म से उनको बहुत लगाव था, और एक बढ़ चढ़कर वो सेवा करते थे, और वही मुझे लगता है कि जिस तरीके से कहते हैं पर्कोलेट किया है हमारी जनरेशन में भी। और मुझे लगता है कि जो नींव बड़े बुजुर्ग रखते हैं, परिवार का भी वही नींव रहता है। और आपने कहा कि कैसी कौन-सी चीज़ है जो लोगों को शायद नहीं पता, तो वो बहुत एक एविड, मुझे लगता है, मोटरिस्ट भी थे। हुँ, उनको गाड़ियों के बारे में बहुत जानकारी थी। ओ खुद एक सिविल इंजीनियर भी थे, ओके, तो उनको बिल्डिंग्स के साथ भी बड़ी नॉलेज थी, बड़ी हुँ, कहीं पे भी खड़े होते थे एग्ज़ैक्टली बता सकते थे कैसे वो बनी हुँ, थी। और साथ में साथ मुझे अभी भी याद है, उनको बॉनफायर का बड़ा शौक होता था। ओके, तो मतलब जैसे कभी भी अगर वो तो ईगरली वेट करते थे, उनको बॉनफायर का बड़ा शौक था, और बारिशों का बड़ा शौक था। तो बारिश अच्छा, के मौसम में उनको चाय पकौड़े का जैसे लोगों को होता है, तो हुँ, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाकर वो हमें भी ले जाते थे वहाँ पे चाय पकौड़े खाने के हुँ, लिए। और ठंड जब होती थी तो वो बॉनफायर खुद लगाते थे। तो और कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी जब लोग आते थे तो स्वयं बॉनफायर लगाना, उनके साथ उसमें बैठना उनको बहुत पसंद था। ओके। तो जब आप छोटे थे मतलब जब आपके फादर नए-नए पॉलिटिक्स में आए, तो आपको क्या-क्या वो सिखाते रहे? क्या आपको स्टार्टिंग से ही पॉलिटिक्स के बारे में वो बताते रहे या आपको बोला कि आप अपनी एजुकेशन के ऊपर ही फ़ोकस करो, आपको बिज़नेस करना है? जैसे कि मैं पढ़ रहा था कि आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी हुई है, तो उसका और पॉलिटिक्स का थोड़ा मतलब कुछ तालमेल नहीं है इतना, तो क्या बताया उन्होंने इसके बारे में? हमारे घर में पॉलिटिक्स की, सियासत की कभी बात होती नहीं थी। हम देखिए, हमने बड़े अक्सर ये कहा है, पब्लिकली कहा है, राणा साहब के पास अगर 24 घंटे थे, हुँ, तो 18-18, 19-19 घंटे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रहते थे। हुँ, तो जितना भी हमें समय मिलता था, तो हम सियासी बात नहीं करते थे। हुँ, उनका एक बहुत जैसे मैंने कहा, बड़े बॉयस्टरस थे। उनका एक बहुत अच्छी एक चीज़ है जो मुझे लगता है सबको सीखनी चाहिए, ख़ास तौर जी, पर पेरेंट्स को। हुँ, वो जितने बजे भी घर आते थे, हुँ, वो सबको डाइनिंग टेबल पे बुलाते थे। अच्छा, और उनके एक बारी तो ऐसा हुआ है, मैंने पहले भी बताया हुँ, कि राणा साहब बड़ी लेट घर आए, शायद 1 डेढ़ बजे आए, और हुँ, उन्हें सबको डाइनिंग टेबल पे बुलाया। तो मैंने उनके साथ मज़ाक किया, मेरा उनके साथ काफ़ी, मैं उनके साथ मज़ाक करती थी, तो मैंने हुँ, उनको कहा कि
मैंने डिनर कर लिया है और अब सुबह मैंने नाश्ता करना है, तो अब ये क्या है? तो वो कहते हैं लेट नाइट स्नैक है ये। तो हम बैठते थे और दिनचर्या में जो होता था वो स्वयं पूछते थे कि आपने हुँ, क्या किया? और उनकी एक ये ख़ासियत थी कि वो म लोगों के बारे में जिस तरीके से वो बाहर थे, वो घर में भी वैसे ही थे, या हुँ, जैसे वो घर में थे वैसे ही वो बाहर में थे। हुँ, तो उनका कोई अलग कोई पर्सनैलिटी नहीं थी। तो हुँ, वो हमेशा पूछते थे कि दिन में क्या किया? क्या चल रहा है? उनको हर नॉलेज रहती थी कि और ज़रूरी नहीं है कि सियासी बात तो मुझे याद भी नहीं है उनके साथ हमने कब की हो। हुँ। पर ये ज़रूर वो पूछते थे कि अगर जब हम स्कूल में थे तो स्कूल ठीक चल रहा है, कॉलेज में थे कॉलेज ठीक चल रहा है। हुँ। कोई क्या चल रहा है? हम तो कोई उनको तंग तो नहीं कर रहा नहीं कॉलेज तंगी स्कूल में? नहीं, वो तो उनको पता था हम सँभाल लेते हैं ऐसा कुछ नहीं, पर वो ज़रूर उनको जैसे मैं कहती थी कि मैं उनको पूरी गॉसिप सुनाती थी कि हुँ, क्या चल रहा है, अगर किसी ने कुछ किया तो वो भी बता देना। तो उनको बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें मुझे अभी भी याद है। वो वन ऑफ द लास्ट टाइम्स जब हमने उनसे बात की तो हमारी सहेली की शादी थी। तो हुँ, मैं तो उनको वो भी बताती थी कि क्या आउटफिट्स हमने सोचा है। तो हुँ, मतलब उनके साथ जैसे एक ऑब्वियसली आपके पेरेंट के साथ आपका एक प्रोफेशनल रिलेशन नहीं होता है। हुँ, ऑब्वियसली। आप दुनिया में बहुत सारे विषय हैं जिस पे चर्चा कर सकते हैं। हुँ, काफ़ी बारी ये होता था कि अगर हम कोई हमने आर्टिकल पढ़ा है या कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है हुँ, या कोई मूवी देखी है तो हम उनको उसके बारे में बताते थे। और कभी-कभी अगर उनको वैसे समय तो कभी मिलता नहीं था, हुँ, पर कुछ अगर भेजते थे वो पढ़ते थे तो उसको उस पे बताते थे अपना नोट्स कि हुँ, ये ऐसे है, उनकी क्या टिप्पणी है। तो उस तरीके से बट सियासी नहीं होता था। मेरा बड़ा पर्टिकुलर फ़ैसिनेशन है रिसर्च में और हुँ, कि क्या रिसर्च हो रही है नई। और जब हमारी पढ़ाई भी थी अमेरिका में तो काफ़ी सारे हम रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स करते थे। ओके, काफ़ी मेरे ऑनर्स के कोर्सेज़ भी रहे हैं जो हमने हुँ, किए हैं, तो उसमें काफ़ी सारी रिसर्च करते थे। कोई भी अगर फ़ैसिनेटिंग पेपर मिलता था या कोई आर्टिकल मिलता था वो हम उनको भेजते थे, उस पे चर्चा करते थे। ऑलराइट। अच्छा ऐसा होता था जैसे जब आप स्कूल में थे तो आपको ऐसा होता था कि यार मेरे फादर तो पॉलिटिशियंस हैं, तो मतलब थोड़ा उस चीज़ का रहता था कि यार अपने को टेंशन नहीं है इतना, सँभाल लेंगे मैं अगर कुछ हो भी जाएगा तो? या नहीं, किसी को डराते थे? ऐसा बचपन में होता ना कि हम बताते यार हमारे घर वाले तो ये, हम ऐसे-वैसे, ऐसा कुछ हुआ होगा आपके आई साथ? थिंक वो शायद प्रेवलेंट हमारे स्कूल में नहीं था। और हुँ, इसमें मैं काफ़ी हद तक श्रेय अपने टीचर्स को दूँगी, हुँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा सबको बहुत इक्वली ट्रीट करके एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया, जहाँ पर किसी को भी एज़ सच मतलब ख़ास तौर पे जो प्रायोरिटी जम्मू के टीचर्स थे, वो हुँ, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते थे। तो एज़ इक्वल्स इनफैक्ट हमारा बैच हम प्रेज़ेंटेशन कॉन्वेंट से पढ़े हैं, हुँ, हमारा बैच बड़ा टॉकेटिव होता था। ओके, तो हम बड़ी कोशिश करते थे और सबको डाँट पड़ती थी, हम बड़े हुँ, टॉकेटिव होते थे, तो हमारी बड़ी बारी शफलिंग आपको पता है हर साल शफलिंग होती है, तो हुँ, हमारी हर साल होती थी। हुँ, नहीं तो यूजुअली 1 बारी होती, 2 बारी, हमारे बैच की उन्होंने हर साल शफलिंग करनी, तो बाय द टाइम हम 11th में पहुँचे, सब एक-दूसरे को जानते थे, सब एक-दूसरे के फ्रेंड्स थे। हुँ, तो हम बहुत ही नॉइज़ी बैच माना जाता था, तो हुँ, हम ये कोशिश करते थे कि किसी भी पेरेंट दूसरे पेरेंट से ना मिल ले, क्योंकि अगर किसी ने वहाँ शिकायतें शुरू हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो उतना हम करते थे कि पेरेंट्स को कम ही हमारे स्कूल में बैच में इन्वॉल्व करते थे। सिर्फ़ पीटीएम्स होती थी, तो अदरवाइज़ वी वर ऑल गुड फ्रेंड्स। इनफैक्ट मेरा सौभाग्य रहा है कि हम आज भी अपने बैचमेट्स के साथ संपर्क में हैं। और मुझे उम्मीद है कि वी होल्ड वेरी फॉन्ड मेमोरीज़ ऑफ दैट टाइम। एंड कभी भी किसी ने ना कोई ऐसी बात की और मुझे नहीं लगता कभी किसी को ज़रूरत भी पड़ी ऐसी बात करने की। वो बात उठती ही नहीं थी। वो तो ट्यूशन में भी कभी नहीं रहा सो ऐसा? यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये ज़माना अलग है। आई वाज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम 2000 टू 2012। ओके, आई एम मच ओल्डर देन यू, आई एम श्योर। यस, यस। एंड सो सोशल मीडिया नहीं था, हुँ, फ़ोन्स नहीं थे, हुँ, और फ़ोन्स जब आए भी थे तो बड़े बेसिक फ़ोन्स थे और हमें तो अलाउड भी नहीं थे। हुँ, तो अ, हम अपनी दुनिया में रहते थे और हम जो टिफ़िन में लाना, मुझे अभी भी याद है, हमारी एक फ्रेंड थी, वो ना हम सब उसको थोड़ा-सा ना बड़ा ऐसे करते थे, एनकरेज ही बोलूँ मैं, एनकरेज हुँ, करते थे कि पानी की बॉटल में पानी नहीं लाना है, बाँटा लाना है। अच्छा। और वो उनका खत्म हो जाता था, फर्स्ट पीरियड में ही खत्म हो जाता था हुँ, क्योंकि आता था। तो वो ना हमेशा फिर जाते थे बेचारे बॉटल भरने, क्योंकि होता है ना बॉटल भरने जाते हैं, तो हुँ, हमारा बंक करने का तरीका उस समय यही होता था कि पानी भरने जा रहे हैं। ओके, तो हमें बड़ी डाँट पड़ती थी मैम से कि ये क्यों हर दिन स्कूल में बाँटा लेकर आ रही है। हुँ, तो मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ हमारी बड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स होती थी। मतलब हमारी जो डाँट भी जिन चीज़ों के लिए पड़ती थी वो बड़ी डिफरेंट थी। आई हैव सीन इट इवॉल्व। जब तक हम स्कूल से निकले तो
बड़ा रूडिमेंट्री एक एक्सेस टू सोशल मीडिया होता था। उस समय हम वो ज़माना है जिसने हाई फाइव भी देखा, आपको तो पता भी नहीं होगा हाई फाइव क्या होता है, और ऑर्कुट देखा है, मैं इन सबको देख ऑर्कुट, रही हूँ। ऑर्कुट पे ऑर्कुट था, यस, तो ऑर्कुट पे हाई था। फाइव है और ऑर्कुट है, और हमें अलाउड नहीं होता था। हम्म, वी वर नॉट अलाउड टू बी ऑन हम्म, दी सोशल मीडिया। और मुझे याद है शायद हमने ऑर्कुट का अगर अकाउंट भी फैसिनेशन में अगर खोलने की कोशिश की तो 9th 10th में जाके, और वो भी मतलब बड़ी डांट पड़ी थी कि ऑर्कुट का अकाउंट वो बना भी रहे हो चोरी चोरी आपने तो ओपन किया चोरी होगा। चोरी नहीं, किसी एक ने बनाया तो सबको डांट पड़ी कि क्यों बनाया। तो वो यू नो दैट एरा आई थिंक वाज डिफरेंट, दैट जनरेशन वाज डिफरेंट। और आई थिंक आज की जनरेशन का चैलेंज जो है, आई सिंपैथाइज विद देम, दे नीड टू बी ऑन सोशल मीडिया। हम्म, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आजकल जो टैलेंट उभर रहा है वो बहुत यंग उभर रहा है। एग्जैक्टली। तो उसका ये मतलब है कि अगर आप कम्पिटिटिव हैं अपने फील्ड में, हम्म, स्पेशली अगर एकेडमिक्स के बियॉन्ड आप कम्पिटिटिव हैं अपने फील्ड में, आपका अगर सिंगिंग में रुझान है, डांसिंग में रुझान है, यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया। एक्टिंग में है, क्योंकि पोर्टफोलियो जो अब आपका है बड़ा पब्लिकली डिस्प्ले हो रहा है। एग्जैक्टली। आई हैव सीन, अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक बड़ी छोटी बच्ची आई थी और उनको ऑफर्स आ रहे हैं टेलीविजन के, बिकॉज शी इज ऑन सोशल मीडिया। तो एक डुअल चैलेंज है, एक बेनिफिट भी है और बेनिफिट ओपन्स द डोर्स फॉर यू। आप जम्मू में बैठे बैठे अपने लिए एक सोशल मीडिया फॉलोइंग इतनी बढ़ा सकते हैं कि पूरे देश में से लोगों की नज़र आप पर आ सकती है। पर उसका फ्लिप साइड ये भी है कि आप इतने यंग एज पे सोशल मीडिया पे एक्सपोज हो रहे हैं, तो आपके बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस आपके ऊपर एक बोझ बन रहे हैं। जब हम थे तो हमें सिर्फ इतना सोचना पड़ता था कि हमारे घर वाले क्या सोच रहे हैं और टीचर्स क्या सोच रही हैं, उतना ही बड़ा आपका बबल था और उतने में ही आप खुश थे, संपन्न थे। पर अब आपको पूरे विश्व का जब सुनना पड़ रहा है और इतनी छोटी उम्र में, तो मुझे कभी बुरा भी लगता है कि हम जब, मैं आपको एक बात बताऊंगी क्योंकि आपने कहा कि कुछ ऐसी चीजें बताना जो लोगों को पता नहीं है। हाँ, बचपन में हमारे इतने मोटे चश्मे होते थे और ब्रेसेस होते थे, ओके। और हम तब भी बड़े कॉन्फिडेंट थे और हमें तब भी लगता था कि हमारे पूरा बैच ही ऐसा था। हम कभी भी हाउ वी यूज्ड टू लुक नेवर फैक्टर्ड इनटू हाउ वी यूज्ड टू बिहेव और प्रेजेंट आवरसेल्व्स, आवर कॉन्फिडेंस। तो मुझे जैसे मैंने आपको कहा, आप इमेजिन कर लीजिए आई हैड क्रूकेड टीथ, और मुझे अगर फोटो मिलेगी, मैं मैंने इमेजिन कर लिया, फोटो भेज दीजिए आप। हाँ, अगर मिलेगी मुझे, वो बड़ी पुरानी है, वो कहाँ फोटो ढूंढेंगे, पर उस समय नहीं था ना ये हाँ, आईफोन की गैलरीज नहीं थी, तो एल्बम्स हैं। बट क्रूकेड टीथ एंड मोटे चश्मे, अभी भी अगर मैं चश्मे लगाऊं थोड़े मोटे लगते हैं। तो पर कभी भी आपको याद होगा उस समय एक टीवी शो भी शुरू हुआ था, इट विच वाज वन? इंस्पायर्ड बाय अगली बेटी, बट इट वाज जस्सी जस्सी कोई नहीं, ओके। पुराना शो था। तो हमारे स्कूल में ना वो भी बुलिंग नहीं होती थी। मतलब अब अच्छा, मैं अगर सोचती हूँ कि कोई अगर आज के समय में तो बुरा हाल हो जाता है। हाँ, आज के समय में वो टीवी शो उसी समय आया था जब ऐसे, तो आज तो मुझे लगता है बेचारे बच्चों को बुली करते हैं, पर हमें कभी भी किसी ने नहीं बोला, और अगर बोला भी होगा तो मुझे इतना है कि मुझे याद नहीं है किसी ने बोला। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शायद समय अलग था, और वी वर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे बैच बहुत अच्छा था, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, एंड पीपल वर काइंडर। आई थिंक वी वुड टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड कि दूसरा क्या कह रहा है। हम समय लेते थे समझने में कि दूसरा किस चीज से गुजर रहा है। हमारे पास समय ज्यादा होता था, इमोशंस की वैल्यू होती थी बेसिकली ज्यादा। हमारे पास एक्चुअली समय ज्यादा था। तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको ज्यादा समय दे पा रही हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हाँ, हूँ। डीपरली अंडरस्टैंड कर मुझे पाओगे। ये नहीं है कि मेरे सोशल मीडिया पे कितने अकाउंट्स आए, कितने फॉलोअर हैं, उसको बार बार देखना, कमेंट पढ़ना। मुझे ज्यादा है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो शायद वो मुझे बड़ी बारी लोग कहते हैं कि आप ऐसे बात करते हैं कि जैसे आप पता नहीं कितने अधेड़ उम्र के हो गए हैं, बट आई हैव सीन द चेंज। इनफैक्ट स्नैपचैट जो वेनिस बीच में, वेनिस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन में हुआ था, तो आई वाज इन कैलिफोर्निया एट द टाइम जब स्नैपचैट भी राइज हुआ था। तो मैंने देखा है कि वो कंपनी भी कैसे बिल्ड हुई है और उस कंपनी की वजह से कल्चर कैसे शिफ्ट हुआ है। और आप देखेंगे वो पिवटल टेक्नोलॉजिकल मोमेंट्स जो एक कल्चरल ज़ाइटगेस्ट की तरह ऑपरेट किए हैं और एक कल्चरल शिफ्ट लाए हैं। तो टेक्नोलॉजी नोबडी कैन हेल्प इट्स पेस, राइट? तो वी हैव टू कीप अप विद इट आल्सो, और उसका हमें एक उसके साथ कदम से भी कदम मिलाना है, और उसके साथ अपनी जीवन को भी उस तरीके से एक मोल्ड करना है कि हम उसके साथ रह भी सकें और इतना प्रभावित ना हो कि हमारे जीवन जीने का जो मकसद है वो हम भूलें। ओके, ऑल राइट, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझा रहे हैं और मजा आ रहा है आपसे। आपको अच्छा लगा कि हम आपको आपके बचपन में लेके चलेगी दोबारा से वो वाली बातें? आप जो सवाल पूछेंगे उसके लिए मैं जवाब अपने ओके, बेहतरीन तरीके से जो दे ओके। पाऊंगी।
सो आप यूएस पढ़ने के लिए गए, जी। तो जब आप यूएस पढ़ने के लिए गए तो तब आपको पता था कि आपको एक पॉलिटिशियन बनना है या नहीं, आपके माइंड में क्या था? मैं पॉलिटिशियन अगर आज व्हाट वाज़ द पॉलिटिक्स में आई पर्पस? हूँ, तो वो राणा साहब की वज़ह से है। ओके। उन्होंने अपना 20-25 साल पॉलिटिक्स में लगाया और उससे बढ़-चढ़ कर जनसेवा में लगाया हुँ, और जीवन भर तो बड़े लोग जनसेवा करते हैं। मुझे हुँ, लगता है जाते-जाते भी उन्होंने कहा कि ये मेरा परिवार है और आपने इनकी सेवा करनी है, तभी हम सियासत में आए हैं। मुझे जम्मू में वापस आए तकरीबन 7 साल हो चुके थे ऑलरेडी और मेरे पास उससे पहले भी तजुर्बा रहा है सियासत का। जैसे आपने कहा अमेरिका में मैंने वॉशिंगटन डीसी में रिपोर्ट प्रेज़ेंट की है। ओके। हमने सैक्रामेंटो जो कैलिफ़ोर्निया का स्टेट कैपिटल है, वहाँ लॉबिंग की है। हुँ, अ, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ पब्लिक नॉलेज, ये मेरे सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। हुँ, हमने कभी भी अ, हमने वहाँ पर कम्युनिटी बिल्डिंग की है, कम्युनिटी प्रोग्राम्स किए हैं। ये सब लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम किया। फंडिंग्स लाई हैं अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये हमने काम पहले से था और हम किया करते थे। उसमें कोई दो राय नहीं थी कि अगर करना होता तो कर सकते, पर 7-8 साल हमें ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि अगर मुझे करना था तो मैं जम्मू वापस आई जनवरी ऑफ 2018 हुँ, और उससे लेकर आपको पता ही है 2024 में राणा साहब का स्वर्गवास हुआ। जी, जी। तो मेरे पास तो बहुत समय था। हुँ, उन्हीं का गाइडेंस लेके मेरे को अगर पॉलिटिक्स में या अपना एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी थी जम्मू में, मैं हुँ, कर सकती थी। मेरे पास एक्सेस टू रिसोर्सेज़ हुँ, राणा साहब के ही थे, उनका हुँ, एक्सेस टू हिज़ नेटवर्क था, हुँ, तो वो मैं कर सकती थी बड़े आसानी ईज़िली। से कर सकती हुँ, थी। और उनका पूरा चुनाव था, हुँ, उनके साथ उनका पूरा चुनाव लड़ सकते थे। अगर हुँ, मुझे पता होता कि हमने ये कदम हमें उठाना पड़ता और वो भी उनके चुनाव जीतने के कुछ हफ्तों के बाद, हुँ, तो अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो मैं तो उनके साथ चुनाव में जाती। हुँ, आप एग्ज़ैक्टली। समझ रहे हैं जी, क्योंकि जी। उससे मैं सबसे संपर्क भी हो जाता, हुँ, सबसे स्ट्रैटेजी भी समझ लेते, कौन कहाँ कितना क्षमता रखता है वो भी पता चलता। हुँ, पर वो क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि कोई ऐसा दिन रहेगा जहाँ पे अचानक से राणा साहब हमारे बीच में नहीं रहेंगे। जी, तो वो एक नेटवर्क बिल्डिंग या वो एक स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हमने कभी राणा साहब के साथ की नहीं। हुँ, अब क्योंकि वो कह कर गए हैं उसको फिगर आउट हमने 1 साल लगाकर किया है, एक हुँ, चुनाव लड़ा है और एक ज़्यादा क्लैरिटी आप एक चुनाव लड़ते हैं, मुझे लगता है क्लैरिटी आपको आती है कि आपकी भी क्षमता क्या है, आपके नेटवर्क की भी क्या क्षमता है हुँ, और आपकी नेटवर्क की स्ट्रेंथ क्या है। तो कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ, सो देयर आर 2 सेपरेट थिंग्स। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या आप कर सकते हैं और हुँ, स्ट्रेंथ इन्हेरेंट क्या है। तो एग्ज़ैक्टली। ये सब चीज़ें सीख कर ही अनुभव होती हैं। हुँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं तो कहूँगी जिनको सौभाग्य है कि वो अपने बड़े बुजुर्गों के जीते जी ये सब सीख पा रहे हैं और एक उनको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप मिल रही है। हुँ, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि राणा साहब के ना होते हुए भी बहुत लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है, कोशिश की है मदद करने की हुँ, और किसी से क्या माँग सकते हैं और एग्ज़ैक्टली। इस सफ़र में बहुत लोगों ने साथ भी दिया है, बहुत लोगों ने गाइड भी किया है हुँ, और मुझे लगता है कि कभी-कभी कि राणा साहब का आशीर्वाद हमारे साथ हर दिन रहा है और जो हम करने निकले थे वो हम कर पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा। तो मैं तो उसी में बहुत प्रसन्न हूँ और संपन्न हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। अभी राना साहब की बात हो रही है तो मैं जी, उसी पॉइंट पे आता हूँ। जब वो मतलब आखिरी बात क्या हुई थी आपकी उनके साथ, राना साहब जी। के साथ? उन्होंने सबको क्या बताया था? जब आपकी लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी उनके साथ? देखिए हमारा ये एक सौभाग्य रहा कि अंतिम समय तक वो बातचीत करते रहे हुँ, और वी वर वेरी कन्विंस्ड एज़ अ फैमिली कि वी आर गोइंग टू कम बैक। हुँ, हमने दिवाली की तैयारी की थी हुँ, और हमें लगा कि एक शॉर्ट स्टिंट है, हुँ, हम वापस चलेंगे और सब कुछ नॉर्मल रहेगा। बट एग्ज़ैक्टली। ऊपर वाले को जो मंज़ूर मंज़ूर था। होता है उस पे आप नहीं कर सकते। तो हुँ, उन्होंने बड़ी सारी बातें मुझे लगता है कि दुनिया में वो कर सकते थे। हुँ, पर उन्होंने बार-बार यही रिइटरेट किया है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोगों के साथ जो है उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं हुँ, और अगर कुछ हो जाता है तब भी यही बात थी, अगर कुछ हो जाता है इन द सिनेरियो तो इनके साथ जो किए गए वादे हैं वो पूरे करने हैं और यही उन्होंने बात अलग-अलग तरीके से रिइटरेट की। इनफैक्ट उस समय असेंबली की भी उनकी तैयारी चल रही थी तो हुँ, लाइक आई सेड एक बहुत नॉर्मल परिस्थिति हमें लगी। हमें नहीं लगा कि एक ऐसी घड़ी सोचा आएगी भी नहीं जहाँ था। पर वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। हुँ, तो ये भी जब उन्होंने बात की, ये मुझे लगता है कि उनको
कोई बात आई होगी, वो मतलब ही वुड ऑलवेज़ बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एक वो मल्टी डायमेंशनल एक थिंकर भी थे। हुँ, ही वुड ऑलवेज़ हैव अ 360 डिग्री ओवरव्यू। हुँ, तो उसमें उन्होंने एक 360 डिग्री आउटलुक में ही ये सब बातें की, एंड आई थिंक अगर उन्होंने नहीं की होती तो शायद हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। तो उनका भी ये कहना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो वर्बलाइज़ नहीं करते तो एक आगे का मार्गदर्शन हमारे लिए इस फ़ील्ड में कोई और शायद नहीं कर पाता। क्योंकि राणा साहब ने कहा है, और उनका उनका आपने जैसे पूछा हमारा संबंध उनके साथ कैसा था, अगर वो हमें कोई भी कार्य सौंपते थे, वो हम उनको करके दे देते थे कि हो गया है, हुँ, एंड ही वुड नॉट हैव टू आस्क अगेन। हुँ, और अब तो इतना ऐसे घड़ी में किया है कि अब उनको बताने के लिए कि हो गया है। हुँ, अब जब उनसे अगली बारी मुलाकात होगी, जब हमारा स्वयं ऊपर वाले को हुँ, हमारा भी स्वर्गवास होगा, तो मेरा फ़ोकस यही है कि जब भी उनसे अब अलग अगली मुलाकात होती है, तो मैं चाहती हूँ कि एक गर्व से हम कह सकें कि जो आपने काम सौंपा था, वो हमने कर दिया। तो वो मेरा मेरा मिशन थोड़ा अलग है। मेरा इट्स नॉट टाइड टू जस्ट टुडे or a short term. It's ओके, tied to the promise that I've made to a very kind gentleman, ओके। and not just my father, पर एक ऐसे इंसान जिन्होंने जाते-जाते भी अगर दूसरों का सोचा, तो ये तो मेरा एक फ़र्ज़ अब बनता है कि वो उनकी कही हुई बात पे मैं खरी उतरूँ। ओके, तो मतलब फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में आना एक प्रेशर नहीं था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई एम राइट? और पॉलिटिक्स में आना मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स राणा साहब थी, एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज़ फैमिली, दैट इज़ द नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो इसको वो अपना परिवार समझते थे। मैं आपको एक सिनेरियो आप समझिए ना, उनका जी, हम सारे वहाँ थे। हुँ, जो आप एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में आप एक परिवार समझते हैं, वहाँ एग्ज़ैक्टली। सारे वहाँ थे, हुँ, और हमें वो सैकड़ों चीज़ें कह सकते थे कि आप ये करिए, वो करिए। हुँ, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बात नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की अपने परिवार की रखी, हुँ, और मैं आपको सच बताऊँ तो यहाँ जहाँ बैठे हैं, जी, तो मुझे लगता है 20 साल तो मैं इतनी देर बैठी भी नहीं हूँ जितनी अब हम बैठे हैं। ओह! क्योंकि ये एक बारी ऐसा हुआ, हम ऑफ़िस से थोड़ी देर आए, हुँ, तो एक बड़े बुज़ुर्ग अंकल थे, तो उन्होंने मुझे कहा, "बेटा आप राणा साहब से मिलने आए हैं?" हुँ, मैंने भी मज़ाक में कहा, मैंने कहा, "हाँ जी अंकल।" उन्होंने कहा, "बेटा आप जल्दी लेडीज़ लोग जल्दी नाम लिखवा लीजिए।" डोगरी में हुँ, बात कर रहे थे, कहते हैं, ओके, "लेडीज़ लोग जल्दी नाम लिखवा लीजिए, क्योंकि ये ना हो आपको लेट हो जाए, आज बड़े लोग हैं।" तो यहाँ पर भी भरा रहता था, बाहर भी भरा रहता था, तो राणा साहब के साथ लोगों को प्यार ही इतना था। हुँ, तो हमारा तो, जैसे मैंने कहा, एक प्रिविलेज है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक प्रिविलेज भी है कि हम ये काम कर पा रहे हैं, राणा साहब का सपना पूरा कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अनफॉर्च्युनेटली उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका स्वर्गवास हुआ है, हुँ, और मुझे पूरा यकीन है कि वो समझ सकते हैं कि अगर आखिरी उनकी कोई कही बात पर अगर वो खरे उतर सकते हैं, तो वो पूरा वो करेंगे उनकी जो क्षमता में है। तो मैं भी वही कर रही हूँ, अपनी क्षमता में जो है उनकी कही हुई बात पे खरे उतरना। राइट। नहीं, आप बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं। आपका अभी धन्यवाद। आपकी भी तो आपकी शुरुआत हुई है, बट यू आर डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। मैं कहना ओके, सो राणा साहब पहले एनसी में थे, हुँ। ठीक है? और उन्होंने ऐसा बताया जाता है कि एनसी पार्टी को अगर यहाँ तक लाया है, तो उसमें राणा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। फिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि उन्होंने वो छोड़ के वो बीजेपी में आ गए? देखिए, ये सवाल जो है राणा साहब से स्वयं बड़े रिपोर्टर्स, न्यूज़ प्रेज़ेंटर्स, बड़े एंकर्स, हुँ, हो चुके इन्फ्लुएंसर्स, हैं। सबने पूछा है, और उसका ओके, जवाब राणा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड भी दिया हुआ है। सो आई वुड रिफर, क्योंकि आज राणा साहब हमारे बीच में नहीं है, आई वुड रिफर टू द आर्काइव्स जिसमें उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है। अब और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात इस पे हुँ, रखी है। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, मेरा मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आशीर्वाद दिया है, हुँ, बहुत सहयोग दिया है, हुँ, और मैंने ये पब्लिकली भी बात बोली है। अमेरिका से आने के बाद मैंने जब वोट दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है, जी, वाया हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी को हुँ, देते हुए, और हमारे माननीय विधायक विक्रम रंधावा साहब को हुँ, वोट देकर। तो हमने जब भी वोट डाला है, तो भारतीय जनता पार्टी को डाला है। हमारे लिए सौभाग्य रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का हम सदस्य बन सके हैं, हुँ, और मुझे ये प्रसन्नता खास तौर पर ये होती है कि अगर आप एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आपके लिए जो मार्गदर्शन है, वो एक नेशनल लेवल पर हो चुका है, हुँ, और आपने बस जो इतनी सैकड़ों योजनाएँ हैं, हुँ, जिसका नेतृत्व रखा गया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो उसको बस हमने ज़मीनी तौर पर ग्राउंड लेवल पर उसको
इम्प्लीमेंट कराना है। ओके। तो आपके लिए जब इतना बड़ा एक, कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेजर ट्रोव हुँ, है, उसको आपने बस हेल्प डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी एक इक्विटेबल तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन करानी है। तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा रहता है कि अगर मेरे पास एसओपी हो, उसको एग्जीक्यूट कराने में मुझे पता है आई एम गुड इनफ। मुझे अगर पता है कि एसओपी है, हुँ, इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाता है, वो मैं करवा दूँगी। और हुँ, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड पार्टी के हम सदस्य हैं हुँ, और आपको एग्ज़ैक्टली पता है कि ये योजनाएँ हैं, आपने इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। उसके आपको स्टेप्स भी दिए जाते हैं और ये पब्लिकली अवेलेबल नॉलेज है। इनफैक्ट मैं ख़ास तौर पर युवाओं को एनकरेज करूँगी कि आप थोड़ा अपने आप को रिसोर्स बिल्डिंग भी करिए। हुँ, देखिए क्या योजनाएँ हैं आपके लिए और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं, क्योंकि बहुत क्लियर तरीके से हर स्टेप लिखा गया है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। कहीं पर अगर हमारी ज़रूरत है, हम आपकी अगर कोई मदद कर सकते हैं, तो कोई सुविधा दे सकते हैं, तो हम इधर हैं। पर बहुत योजनाएँ हैं और उसका हमें बढ़-चढ़ कर लाभ लेना चाहिए। ओके। लेकिन मैं अभी भी इस बात को समझ नहीं पाया जी। कि एनसी छोड़ने का रीज़न क्या था कि बीजेपी काफ़ी बड़ी पार्टी है उसमें जाना या क्या था? क्योंकि वो मेरे को समझ नहीं आया। तो अगर जैसे आप मैंने थोड़ा आपको उसको कहा कि ये आर्काइव्स में आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि राणा साहब के आर्काइव्स में देखिए। ओके। इस सवाल का जवाब उन्होंने स्वयं दिया है। अगर उनकी आप हमें शॉर्ट में उनकी बता दें निजी कुछ। जीवन के जो निर्णय हैं, हुँ, उनको जस्टिफ़ाई भी सिर्फ़ वो कर सकते हैं ओके। और मेरी निजी जीवन के जो निर्णय हैं, उनको जस्टिफ़ाई सिर्फ़ मैं कर सकती हूँ। राणा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड इस विषय पे काफ़ी बारी चर्चा किया है और मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप आर्काइव्स में वापस जाइए। मुझे पता है कॉपीराइट की वज़ह से आप वो क्लिप्स नहीं डाल पाएँगे शायद, हुँ, बट आप जाइए और उसमें आपको एक बहुत स्पष्ट तरीके से पता चलेगा कि उन्होंने इस विषय पे क्या कहा है और हुँ, स्वयं कहा है। आपके सवाल का जवाब मैं इसलिए आपको उधर डिफ़र कर रही हूँ, not because कि I cannot reiterate what Rana साहब has said, but because I think उन्होंने जो निर्णय लिया, जिस परिस्थितियों में लिया, उसके बारे में जो वो कह सकते हैं, वो उन्हीं का विषय है रखने का। मैं जैसे मैंने आपको कहा, पॉलिटिक्स में हमने उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है और आप ये किसी से भी जाके पूछ लीजिए। पूरे जम्मू-कश्मीर में सबको पता है कि मैं अगर 8 साल जम्मू में थी, पीपल डिड नॉट नो आई एक्जिस्टेड। हुँ। अब वो 8 साल में क्या करते रहे? हम अपना काम करते थे, हम अपने जैसे मैंने कहा मेरी बचपन की सहेली हैं, उनके साथ ही हमारा संबंध था। उन्हीं के घर में बचपन से आदत है, उन्हीं के हुँ, घर जाते थे, वहीं पर जाते थे। आई हैव केप्ट टू माई सेल्फ एंड दैट इज़ बाय डिज़ाइन। राणा साहब के जैसे कहते हैं ना, एक बरगद के पेड़ के छत्र-छाया में बैठने का अपना ही आनंद है। हुँ, तो हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि उनकी परछाई, जैसे कहते हैं लोग, काफ़ी बारी कहते हैं कि परछाई है, मुझे लगता है कि राणा साहब की एक डुअल मुझे लगता है इसमें रहा है। एक तो आई थिंक कि ही वाज़ लाइक अ कैंडल। हुँ, एक कैंडल जब एक मोमबत्ती जब एक दूसरी मोमबत्ती को रोशनी देती है, उसकी मोमबत्ती की खुद स्वयं की जो रोशनी है वो कम नहीं होती है। तो एग्ज़ैक्टली। राणा साहब वुड हेल्प लाइट अदर पीपल्स लाइव्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल हुँ, एंड आल्सो ही वाज़ लाइक अ बैनियन ट्री। तो हुँ, उनकी छत्र-छाया में रहना का भी एक सुकून था और वो कभी भी आपको ये नहीं कहते थे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। उन्होंने सबको अपने राह में अगर वो मदद कर सके उन्होंने की है और उन्होंने सबको अपने राह जो है चुनने में कभी भी कोई प्रेशर नहीं दिया है। मुझे आज भी याद है जब आपने बचपन का पूछा, मैं आपको ये भी बात बताती हूँ कि मैंने 2 महीने पीसीएम की क्लासेस ली हैं, फिज़िक्स, ओके। केमिस्ट्री, मैथ, हुँ, हुँ, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। हुँ, मेरा सारे सब्जेक्ट्स बहुत बेहतरीन थे। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी, मुझे आज भी याद है, शायद हमारी केमिस्ट्री बुक के दूसरे पन्ने पे हुँ, मोल कॉन्सेप्ट था। ओके। और मोल कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों एक 2 चीज़ें हुई। हमें शायद ऑन द आउटसेट समझ नहीं आया हुँ, और हमारी टीचर उस समय 1 साल के लिए आई थी हुँ, शायद उनकी कोई डेपुटेशन थी तो आए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये समय ज़्यादा लग रहा है, आप ट्यूशन में, उन्होंने बड़े प्यार से बोला, आप हुँ, ट्यूशन में पढ़ लेना। हुँ, आपने क्योंकि ट्यूशन का भी ज़िक्र किया, हुँ। तो हम ट्यूशन जाना नहीं चाहते थे। क्यों? ऐसा कुछ नहीं था पर मुझे था अगर स्कूल में ही पढ़ लें, हालाँकि उसके बाद मैंने ट्यूशन्स ली फीस अकाउंट बचाना चाहते नहीं, नहीं थे। ऐसा नहीं, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स की मैंने बाद में ट्यूशन्स ली। पर उस समय मुझे था, दिस वाज़ पहला या दूसरा दिन ही था हुँ, स्कूल का। हुँ, तो अभी हमें पता भी नहीं था कि हमने फिज़िक्स की कौन-सी ट्यूशन हो सकती है, केमिस्ट्री की कौन-सी ट्यूशन हो सकती है और उस समय ट्यूशन का कल्चर अब बस नेसेंट था, शुरू ही हो रहा था। ओके। तो मतलब जो बड़ा एक मतलब कल्चर ऑफ ट्यूशन था, हुँ, मतलब वो कुछ साल पहले ही थोड़ा-थोड़ा शुरू हुआ था और एस्टेब्लिश होने के कगार पे था। हुँ, तो तब हमने अपने सीनियर से भी इतनी बात नहीं की थी कि कहाँ जाना चाहिए। तो हुँ, जब उन्होंने बोल दिया, वो ना थोड़ा घर कर गया हुँ, कि
ट्यूशन अगर टीचर ही अगर कह रही हैं कि आप ट्यूशन कर लें, तो मेरे लिए सौभाग्य रहा कि राणा साहब ने उस समय सपोर्ट किया। उस समय ना कॉमर्स अगर आप लेते थे, हाँ। तो आपको माना जाता था कि आप पुअर स्टूडेंट हैं पढ़ाई हाँ, में। एग्ज़ैक्टली हाँ, एग्ज़ैक्टली ये और 2010 की बात आर्ट्स हो रही लेते है। हो तो बिल्कुल नालायक हो हाँ, आप। कि 2010 की बात हो रही है। हुँ, तो फिर भी उन्होंने कॉमर्स विद मैथ लिया था, मेरा हुँ, मैथ उस समय अच्छा था, तो कॉमर्स विद मैथ लिया एंड बहुत वंडरफुली उन्होंने सपोर्ट किया। हुँ, इनफैक्ट अमेरिका में जब हम पढ़ने गए, तो तब भी उन्होंने उनको शायद उस समय भी बहुत सारे लोग नहीं जाते थे, हमें स्कॉलरशिप्स थी, हमें हमने जो वहाँ काम किया उसकी वज़ह से हमारा रहना और खाना फ्री था इन माय हुँ, 3rd एंड 4th ईयर। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, इवन चाहे शायद उनको स्वयं नहीं था, तो वो खुद समझने की पूरी कोशिश करते थे कि हुँ, क्या है आगे, किससे कंसल्ट कर सकते हैं। वो अपने वो पूरा सपोर्ट करते थे। हुँ, तो वो उनका बहुत बड़प्पन था। तो मेरे लिए तो एक वो ही रहा है कि क्योंकि उन्होंने, जैसे आपने सवाल पूछा आपने किया क्या 7-8 सालों में? हमने वो सब किया जो हम करना चाहते थे इन टर्म्स ऑफ एक प्रोफेशनल बिल्डिंग। मेरा 2000 आई थिंक 10 में हमने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इनफैक्ट नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की ही बनाई थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे। हुँ, एंड दैट वाज़ अ डॉक्यूमेंट्री आई यूज्ड इन माय कॉलेज एप्लीकेशन अमेरिका में, जिसकी वजह से ओह! हमें स्कॉलरशिप मिला था। ओह! और मुझे आज भी याद है वो पापड़ ड्राइंग, एक पापड़ बनाते थे, हुँ, और वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हमने वो डॉक्यूमेंट्री शूट की थी और सबमिट कराई थी। और हमारा एक फोटोग्राफी पोर्टफोलियो भी हमने सबमिट कराया था। तो ओके। यूसीएलए एक आपको पता ही है लॉस एंजेलिस में है, हुँ, हुँ, और हमारी ग्रेजुएशन जो हुई है, मेरा मेजर रहा है इकोनॉमिक्स का, हुँ, मेरा माइनर है फिल्म, टेलीविज़न एंड डिजिटल मीडिया का। हुँ, और मैंने काफ़ी सारी एनजीओज़ के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि आज भी मेरा संपर्क है सोनी के साथ, यूनिवर्सल मीडिया के साथ। ओके। वहाँ पर हमारी बड़े सारे लोगों के साथ इंटर्नशिप रही है। क्रिस्टोफर नोलन का हमने प्रीमियर एक देखा है, बिल्कुल हमारे से जितनी दूर आप बैठे उतनी दूर वो ओके, बैठे थे। तो खड़े होके उन्होंने प्रेज़ेंट किया। इनफैक्ट अगेन दिस इज़ आई थिंक स्टिल अवेलेबल ऑन माय सोशल मीडिया, अगर आप हुँ, जाकर देखेंगे रील्स में। डेफ़िनिटली। तो ये सब चीज़ें हमें बड़ा सौभाग्य रहा कि हमें वो सपोर्ट मिला कि जब शायद आज तो बहुत सारे लोगों को आई वुड से कि आपको बहुत सपोर्ट है, कहीं पे भी आप एजुकेशन करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, मैं ख़ास तौर पे युवा को बोलूँगी कि आपने जो भी पढ़ाई की, अगर आपको कुछ भी करना है, उसके बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। हुँ, आप गूगल करिए, यू हैव टू डू द रिसर्च। हुँ, आपको कोई देगा नहीं, फ़ीड नहीं करेगा। आपको कुछ अगर ज़रूरत है, हुँ, आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्वयं काम करना पड़ेगा। हम सारे मदद करेंगे, बट दैट legwork यू हैव टू पुट इन। ऑब्वियसली। और मैं सारे यूथ को ये बोलूँगी, कोई भी अगर आपने चीज़ सोची है, उसके लिए कोई ग्रांट है, कोई फेलोशिप है, कोई स्कॉलरशिप है। ये 3 वर्ड्स जो हैं, आप कुछ भी अगर कर रहे हैं, उसके सामने ग्रांट्स डालिए, उसके सामने फेलोशिप डालिए, हुँ, कीवर्ड हुँ, और स्कॉलरशिप डालिए। आप जैसे कह रहे हाँ, हैं हाँ, एसईओ में हाँ, आपका बड़ा है, आपको बेहतर पता सर्च होगा। इंजन तो ऑप्टिमाइज़ेशन या उसमें आप कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हैं, उसके साथ आप ये देखिए, आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। आप जैसे-जैसे और कीवर्ड्स ऐड करते चलेंगे, ईज़ी दिख जाएगा ना। ईज़ियर दिखेगा। और अब तो एआई भी है। हाँ, अब तो आप चैट जीपीटी में अगर डालेंगे कि आई एम अ जेमिनी स्टूडेंट ऑफ दिस हुँ, एंड आई वांट, प्लीज़ लिस्ट ऑल द अवेलेबल स्कॉलरशिप्स, हुँ, प्लीज़ लिस्ट ऑल द अवेलेबल ग्रांट्स, प्लीज़ हुँ, लिस्ट ऑल द अवेलेबल फेलोशिप्स। हुँ, मेरे को तो लगता है आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। उस समय तो हमें गूगल पे जाना पड़ता था, और ये हाँ, अब तो गूगल पे या एआई, ऑफ़लाइन ऑफ राइट। हुँ, और एआई, और आपको अलुमनाई नेटवर्क्स से बात करनी पड़ती थी। हुँ, मुझे आज भी याद है, जब मेरी एक्सेप्टेंस आई थी, मैंने 4 लोगों को ईमेल्स भेजी थी अलग-अलग कॉलेजेस में, हुँ, समझने के लिए, जब मैंने थोड़ा नैरो डाउन किया कि कौन से कॉलेजेस में जाना है। हुँ, उन्होंने ईमेल का रिस्पॉन्ड किया। आज तो सब कुछ इंस्टाग्राम पे है, आप किसी को हुँ, डीएम करें, आपको 1 घंटे में रिस्पॉन्स मिल जाता है, अलुमनाई से आप बात कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी टूल है, उसको प्रयोग करिए, कहीं पर भी हैं आप देश में, लोगों से संपर्क करिए। देयर इज़ दिस वन थिंग, मुझे पता है ये इंटरव्यू आपका है नहीं है, बट देयर इज़ दिस वन थिंग एंड आई वांट टू स्पीक स्पेसिफिकली टू द यूथ विद दिस। देयर इज़ दिस हुँ, वन थिंग कॉल्ड इन्फॉर्मेशनल मीटिंग्स। हुँ, ये आपको मेंटोर्स या एक नेटवर्क बिल्ड करने में बहुत मदद करेगा, खास तौर पर अगर आप दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं। वहाँ पर आप किसी भी सीईओ या सी स्वीट लेवल एग्जीक्यूटिव या किसी भी मैनेजरियल पोजीशन में ईमेल भेजेंगे कि यू वांट टू शेड्यूल एन इन्फॉर्मेशनल मीटिंग। हुँ, अमेरिका में बहुत बड़ा कल्चर था ये, और अब ये दिल्ली, बॉम्बे में भी मैं देख रही हूँ पर्कुलेट हो रहा है। हुँ, तो काफ़ी सारे लोग आपको एक इन्फॉर्मेशनल मीटिंग के लिए बुलाएँगे, हुँ, और मेरा आपके सामने यही निवेदन रहेगा, उस मीटिंग में कोई जॉब की बात मत करिए, उस मीटिंग में कोई आप
एप्लीकेशन की बात मत करिए। उस मीटिंग में आप सिर्फ़ समझिए कि किस तरीके से जिससे आप बात कर रहे हैं, जिस हुँ। मैनेजर से, जिस सी-सुईट एग्ज़ीक्यूटिव से, जिस सीईओ से, कि उनकी जर्नी क्या रही थी और उनसे समझने की कोशिश करिए कैसे आप अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर 3-4 बारी मीटिंग करेंगे, तो आपके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनेगा जहाँ पे आप उसको लेवरेज कर सकते हैं और चीज़ों के लिए। हाँ, नेटवर्क आपका क्रिएट हो जाएगा। यस। इवन बैंगलोर में ये बहुत ज़्यादा कल्चर चल रहा है, वहाँ पे अच्छा, लोग हाँ कर जी, रहे हाँ हैं। जी। तो इसको कहते हैं यस, इन्फॉर्मेशनल मीटिंग्स। यू एग्ज़ैक्टली। सेंड एन ईमेल विद दैट सब्जेक्ट लाइन, हुँ, रिक्वेस्टिंग टू शेड्यूल एन इन्फॉर्मेशनल मीटिंग। हुँ। लिखिए, चैट जीपीटी का इस प्रयोग करिए। अगर आपको इसमें मैं मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी ईमेल लिखने में भी मदद करूँगी, बिकॉज़ आपको समझना पड़ेगा कि आज भी मेरा अगर नेटवर्क है बाहर, वो इसी वजह से है क्योंकि मैंने वो ईमेल्स उस समय भेजी जब हम कॉलेज में थे और आज तक उनसे संपर्क रखा हुआ है। ईमेल से याद आया, हमारा जो दूसरी कंपनी है, उसका सारा का सारा काम हम ईमेल के थ्रू ही करते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब हमारा 100% जो काम है ना, जी। वो ईमेल के थ्रू ही होता है। और उसको मतलब कोल्ड पेमेंट, ईमेलिंग हाँ, बोलते हैं। कोल्ड ईमेलिंग, राइट। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो कोल्ड ईमेलिंग करेंगे उसका, देखिए आपको थोड़ा-सा निराश होने की भी क्षमता रखनी पड़ेगी। हुँ, आप जब एक कोल्ड ईमेल भेज रहे हैं, तो जो उसको रिसीव कर रहा है, आपको उसके भी शेड्यूल और टाइम टेबल का अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फॉलोअप्स भेजने पड़ेंगे। आपको फ़ॉलो अप करना पड़ेगा, आपको अगर आपको कुछ चीज़ अपने जीवन में परिवर्तन की ज़रूरत है, आपको उसके लिए लेगवर्क करना पड़ेगा। और अगर आपने एक बारी कोल्ड ईमेल भेजी या किसी से संपर्क करने की कोशिश की, आपने कहना यार ये तो जवाब देते ही नहीं है। हुँ। जम्मू में कम देते हैं मैम। जम्मू में मैंने बहुत सारे गेस्ट को भेजा ईमेल, बट वो देखते ही नहीं है। फिर मैंने सोचा ईज़ी वे है, किसी से नंबर लो और डायरेक्ट कॉल पे बात कर जी, लो। कि ईमेल का हो सकता है कल्चर ना हो या हो यहाँ सकता पे है कम है। ईमेल का समय ना मिला हो। पर मेरा यही रहेगा, जो व्हाट्सएप भी आप भेजिए, जैसे भी हाँ, आप कर सकते हैं। पर एक जो मैं बात कर रही हूँ, एक प्रोफ़ेशनल सेटिंग में लोग ईमेल ज़रूर देखते हैं और लाइक कॉर्पोरेट सेटिंग में, और कॉर्पोरेट सेटिंग में वो व्हाट्सएप या फ़ोन्स को नहीं प्रेफ़र हुँ। करते हैं। जैसे आपने कहा ईमेल ना, इज़ अ प्रोफेशनल ना। ईमेल इज़ अ प्रोफ़ेशनल वे। हमारे यहाँ पर क्योंकि पॉलिटिशियंस के साथ संपर्क लोगों का आसान फ़ोन पे रहता है, तो हमें प्रेफ़र भी वही रहता है। हुँ, पर अगर आप ईमेल भेज रहे हैं, तो एक सी-सुईट एग्ज़ीक्यूटिव को जब आप भेज रहे हैं, तो ईमेल बेटर रहता है। हुँ। चाहे अगर आपको उनका फ़ोन भी कहीं से मिल जाए, आप कोशिश करिए कि आप उनको पहले ईमेल लिखें और उनसे वो एक इन्फॉर्मेशनल मीटिंग सेटअप कराइए। और अगर आप इतने हाई लेवल पे नहीं कर सकते हैं, तो एक और मेरे पास है, आई नो आपका मैं ले रही हूँ नहीं, नहीं, समय, इट्स ओके आप मैम, यू ये आप ही कैन का गो टाइम है। अहेड एंड डू व्हाटएवर यू वांट विद दिस सेगमेंट, बट आप उनके एग्ज़ीक्यूटिव असिस्टेंट्स को ईमेल करिए। मैं आपको एक बात एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ये तो किसी को भी नहीं पता है। हमने एक इंटर्नशिप की थी अमेरिका में, हुँ, एईकॉम करके एक ऑर्गनाइज़ेशन में, व्हिच इज़ अ फॉर्च्यून 500 ऑर्गनाइज़ेशन, इट्स इन हुँ, द कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। आई वाज़ देयर एज़ अ कम्युनिकेशन इंटर्न who also did their C-suite की मैनेजमेंट इन देयर ओके, फाइनेंसेस। तो उस समय हमारे साथ जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे, ही वेंट आई एम स्टिल कनेक्टेड विद हिम, ही वेंट ऑन टू बी द एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफ शोंडा राइम्स। ओके, शोंडा राइम्स एक ऐसी व्यक्ति हैं जो जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे टीवी शोज़ प्रोड्यूस किए हैं। ओके। शी इज़ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फॉर बिग शोज़। हर शोज़ लाइक स्कैंडल है, स्कैंडल, अमेरिका ओके, यस, अमेरिकन यस। टीवी शो है। हुँ, आई बिलीव उन्होंने ईआर भी उन्हीं का है, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जो ब्रिजिटन है अभी जो शो है, वो भी उन्हीं का प्रोड्यूस्ड है। ओके, सो मेरा उनके साथ संपर्क नहीं है, हुँ, पर मेरा संपर्क उनके जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रह चुके हैं उनके उनके साथ साथ, है। ओके, सो इट्स नॉट दैट कभी मैंने शोंडा रहिम्स से मिलना है, कुछ ऐसा हुँ, नहीं है, पर अगर कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, तो मैं अगर उनसे रिक्वेस्ट करूँ, तो रीच आउट, शायद वो आगे कनेक्ट करें। हुँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज़ कि नेटवर्क बिल्डिंग ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने उन्हीं से बात करनी है कि उसी लेवल पे बात करिए। आप हर किसी से बात करिए, एक अपनी बैंडविड्थ बढ़ा के रखिए। हुँ, यू नेवर नो हू कैन हेल्प यू वेयर। हुँ, एंड ये नहीं है कि स्वार्थी तरीके से किसी से बात करिए, मैं वो नहीं कह रही हूँ। हुँ। पर आप संपर्क बना के रखिए अपनी इंडस्ट्रीज़ में। कोशिश करिए आप, आप कोल्ड ईमेलिंग, संपर्क कोल्ड मैसेज, बनाइए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड मैसेजिंग, नेटवर्किंग करिए हुँ, अगर आपको किसी से, और नॉट कि किसी से मुझे कुछ चाहिए ही शॉर्ट चाहिए। टर्म में कोई हुँ, है। ये संपर्क की जो मैं बात कर रही हूँ, ये 2014 की मैं बात कर रही हूँ। ओके, उस टाइम पे तो ग्या वहाँ पे कल्चर होगा, यहाँ पे तो नहीं था। 11 साल की अब बात होगी ना, हुँ, 2000, हाँ, या इट्स 14-15। बीन 11 ईयर। तो 11 इयर्स, मैंने हुँ, 11 इयर्स में उनसे कोई काम नहीं लिया। हुँ, कोई बट वो काम नहीं है लिया, कॉन्टैक्ट में। पर कॉन्टैक्ट में है। कभी-कभी उनसे फ़ोन पे बात कर ली है, हुँ, और वो भी नहीं, हर दिन भी आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली। वन्स इन अ व्हाइल कभी हुँ, ऐसा। तो
हालाँकि काफ़ी लोगों से मेरे पिछले 1 साल में संपर्क टूट गया है, हुँ, बट दे अंडरस्टैंड व्हाई। हुँ, क्योंकि आप उनको पता है कि आपके साथ उनका इतनी देर संबंध है, उनको समझ है कि क्यों। हुँ, सो क्या हर्ज़ है किसी से कभी आप थोड़ा टाइम स्पेयर करके बात कर रहे हैं और हुँ, अगर वो आपको समय दे रहे हैं, तो टॉक टू पीपल, क्रिएट दैट नेटवर्क। और यूथ को तो मैं यही कहूँगी, जब हमने कॉलेज शुरू किया था, आपको इंटर्नशिप्स और जॉब्स सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके नेटवर्क के बेसिस पे मिलते थे। आप चाहे हुँ, जितना रिज़्यूमे भेजते, हुँ, ब वो उन्होंने न्यू सॉफ्टवेयर्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, हुँ, पर वो रिज़्यूमे लेवल पे ही रह जाता था, जो नेटवर्क आपको एक अपॉर्च्युनिटी दे सकता था। सो हुँ, इफ यू आर इन कॉलेज टुडे, बिल्ड दैट नेटवर्क, गो बियॉन्ड योर क्लासरूम, डोंट जस्ट वेट कि आपको कोई प्लेसमेंट करने आएगा। हुँ, आप यू क्रिएट योर ओन पोज़ीशन। आई विल टेल यू कि सी स्वीट वे हुँ, आपके लिए लोग पोज़ीशन क्रिएट करेंगे अगर आप वैल्यू वो लेकर आएँगे उनके लिए। हुँ। ऑलराइट, बहुत बढ़िया से आज आपने नेटवर्किंग के बारे में समझाया हाँ, आई थिंक एंड आपको आप नहीं, पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेने आए थे, मैंने आपको आज एक हम एंटरप्रेन्योरशिप वाली मैं कैटेगरी आई नेटवर्किंग में रियली आपको लाइक दे दिस थिंग मैम। दिस इज़ नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, बट दिस इज़ हाउ यू विल गेट थ्रू लाइफ। हाँ, ये आपको जीवन भर एक मदद देगा, इवन इन अ पॉलिटिकल स्फीयर। अगर आप आ रहे हैं, किसी के साथ आपका संबंध है, तो वो स्वयं ही आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आपके लिए हो सकता है सहूलियत रहे, और नहीं भी हो, आप मिलते रहेंगे तो कहीं न कहीं डाउन द लाइन अगर कभी कोई मदद कर सकते हैं, क्यों नहीं करेगा? जिसके साथ उसका 10 साल का रिश्ता है। हुँ, और एफर्ट इज़ बोथ वेज़। हुँ, आपको बोथ वेज़ एफर्ट लानी है, थोड़ा उनको भी लगाना है, आपको भी लगाना है। बट क्रिएट दैट काइंड ऑफ बॉन्ड। ये मेरी युवा के लिए है, क्योंकि खास तौर पर आई विल ब्रिंग इट बैक टू द पॉलिटिकल हुँ, स्फीयर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत रोज़गार योजना 2025 पे मेरा एक कीन फ़ोकस है कि युवाओं को मैं समझाने की ये कोशिश करना चाहती हूँ कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं। हुँ, हमें सारी जो हमारे सामने जो टूल्स अवेलेबल हैं, उनको हुँ, लेवरेज करना है। हुँ, उनका प्रयोग करना है और उन्हीं को प्रयोग करके अपने लिए एक ऐसी सुविधा बनानी है कि हम उन योजनाओं का भी प्रयोग कर सकें और अपने लिए भी आगे एक पाथ फ़ोर्ज करें। आपको जितने बेहतरीन तरीके से आप अपनी स्वयं की मदद कर सकते हैं, कोई नहीं कर हुँ, सकता। और उसमें जो भी हम ऑगमेंट कर सकते हैं, वो हम करें। हुँ। चलिए अभी हम लाइक स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, कनेक्ट करेगा वो इसके साथ। हुँ, नगरोटा में जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस कर रहे हैं या जैसे अभी पीछे जम्मू में हालत ख़राब हो गए थे, नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था, उससे बहुत सारे लोगों को प्रभावित करा, बहुत हुँ। सारे एरियाज़ को प्रभावित करा। तो अभी आप वहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? देखिए, एक तो रेस्टोरेटिव वर्क जो है वो शुरू हो गए हैं। हुँ, काफ़ी सारे एसडीआरएफ की तरफ से भी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज था, उसको एड्रेस कर रहे हैं। हुँ, पैरेलली हमने एक अभी रिसेंटली होटल इंडस्ट्री की ट्रेनिंग करवाई है फॉर जॉब ओरिएंटेशन। कैंक पंचायत लगता है एक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उधर है। इनफैक्ट अगर अभी कोई युवा देख रहे हैं और आप अगर इसको पब्लिश आई डोंट नो कब करेंगे, व आफ्टर अ वीक। आफ्टर अ वीक। अच्छा, हुँ, तो आफ्टर अ वीक जब ये पब्लिश होगा, तो राइट। तब तक ये बैच जो है उनका शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग्स का। हुँ। और एक थ्रेशोल्ड है, अगर वो थ्रेशोल्ड वो मीट कर जाएँगे तो वो ट्रेनिंग जो है वो पंचायत घर में ही होगी। अच्छा, पंचायत घर में ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं। हाँ जी, ये आप ऑलरेडी ओरिएंटेशन हो चुकी है पिछले हफ्ते। ओके, ओके, ओके। जब ये एयर होगा तो उससे 10-15 दिन पहले हो गया होगा। और हुँ, हाल ही में हमने इसकी अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया, न्यूज़ में भी ओके, डाला है कि होटल इंडस्ट्री है, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़ेशन है आर्क हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट करके। दे ओके। प्रोवाइड दीज़ ट्रेनिंग्स फॉर यूथ फ्रॉम हुँ, 18 से लेके 29 सॉरी 18 से लेके 27 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए। ओके। और वो वहाँ जाके उनकी इंस्टीट्यूट में भी रजिस्टर कर सकते हैं। एंड दे रिसीव्ड ए ऑफ कैंपस ग्रांट आल्सो, एक सैटेलाइट ट्रेनिंग कराने के लिए कैंक पंचायत में हमारे नगरोटा तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के। इसमें एक स्टूडेंट के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है? उसमें होता होगा ना कि इसमें आपको 12th पास होने की ज़रूरत है। ओके, एंड बिटवीन जो मैंने आपको एज लिमिट्स बताया 18 एंड 27 होने की ज़रूरत है। और बस आपको एक ज़ील होनी चाहिए काम करने की। और वो आपको ट्रेनिंग देंगे। ओके। 45 डेज़ की ट्रेनिंग है, आपको ट्रेनिंग हर दिन जाना है और जो वो शेड्यूल देते हैं उसको करना है। और एक जो ओरिएंटेशन वो देते हैं उसको अटेंड करना है। और आगे जो जॉब है 3 मंथ्स के लिए मिनिमम आपको वहाँ पे कंसेक्युटिवली काम करना है, फिर आपको सर्टिफिकेशन दी इट्स जाएगी। काइंड ऑफ इंटर्नशिप, नहीं, जॉब लगती है आपकी। जॉब लगती जॉब है। लगती है आपकी, प्लेसमेंट होती है आपकी होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। ओके, ओके, जी, ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो अभी जो यूथ है जी। नगरोटा का, तो उनको बहुत सारी जॉब्स की प्रॉब्लम आ रही है। इवन हमारे जम्मू कश्मीर में भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ बहुत देर से नहीं आ रही है।
मतलब जितनी पहले आती थी आज से 10-15 साल पहले। अभी आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है या आप क्या काम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए? देखिए, हमें एक पैरेलल ऑगमेंटेशन करनी है। हुँ, मेरा जो यूथ के साथ हमेशा इसमें विषय पे चर्चा रहती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब भी सरकारी नौकरी की नोटिफ़िकेशन आती है, आप उसके लिए ज़रूर तैयारी करिए हुँ, और उसमें जैसे कहते हैं पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। हुँ, आपको जो उसमें सुविधा में अगर हम कोई सहूलियत दे सकते हैं क्योंकि ख़ास तौर पर आजकल सब कुछ एक एग्ज़ामिनेशन के तौर पर है। हुँ, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्ज़ामिनेशन, आपको उसकी तैयारी करनी है, आपको उसको देना है। और मुझे उम्मीद है और सरकार से भी ये निवेदन है कि एक क्लैरिटी के साथ ये सारी चीज़ें हों कि कोई भी स्टूडेंट बेस्ड एंग्जायटी ना रहे। हुँ, पैरेलली मैं ये भी बोलूँगी और मैं ये सबसे बात करती हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट पे भी पब्लिकली कहने के लिए तैयार हूँ हुँ, कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे खास तौर पर मैं यूपीएससी का एग्जांपल लेती हूँ। एग्ज़ैक्टली। यूपीएससी एस्पिरेंट्स क्योंकि हुँ, हमारे समय में भी काफ़ी सारे यूपीएससी हुँ, एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, तो अगर यूपीएससी आप एस्पिरेंट हैं, आपने लेट्स से 3 साल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हुँ, पैरेलली मेरी आपसे ये निवेदन रहेगी कि आप थोड़ा-सा सोचिए कि अगर आप एक प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन में काम करते हैं, हुँ, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ 10,000 रुपए देते हैं, हुँ, आप हर महीने 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 1 साल में आपका 1,20,000 हो जाए। हुँ, आपने 3 साल जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो 3,60,000 हो 60,000 जाएगा। हो गए। तो जब आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, हुँ, तो वो एक इंटरव्यू राउंड भी आपका लेते हैं। हुँ, उसमें वो आपकी पर्सनैलिटी भी परखते हैं। हुँ, 3 साल अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, हुँ, मैं कहती हूँ आपको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ और कहती हूँ कि आप तैयारी करिए, उसको हुँ, बढ़-चढ़ के करिए। तो पैरेलली थोड़ा-सा जॉब एक्सपीरियंस भी लीजिए हुँ, और इसमें ये रहता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्ट्स निकलती हैं, उसके लिए हम अगर एक स्केल आइडेंटिफ़ाई करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ़ उदाहरण के तौर पर है, हुँ, अगर 100 लोग हैं हुँ, और 10 नौकरियाँ निकलती हैं, हुँ, तो 90 लोग ऐसे हैं जो रहेंगे। हुँ, अब उन 90 हो सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई करें, पर क्या है कि वो नेक्स्ट ईयर 90 नहीं रहेंगे, वो फिर से वापस 100 हो जाएगा, हुँ, फिर और ऐड 10 होगी। निकलेगी, हुँ, आप समझ रहे हैं? जी, जी। फिर वो 10 अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे, फिर कोई 90 का मैट्रिक्स बनेगा जो रह जाएगा। हुँ, तो जब हम डिफ़र करते जाते हैं कि हम वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन अपनी जब डिफ़र करते हैं, हुँ, तो उसमें क्या होता है कि आप 2 चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हुँ, जो प्रोफ़ेशनली आपकी जो एक्सपीरियंस है, हुँ, आपके हम-उम्र जो हैं, हुँ, वो प्रोफ़ेशनली आगे बढ़ चुके हैं। हुँ, अब मेरी उम्र में मेरी अभी रिसेंटली किसी बच्चे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि शी इज़ डूइंग हर मास्टर्स, हुँ, मास्टर्स के बाद वो अपना बीएड करना चाहते हैं, हुँ, बीएड के बाद अपना पीएचडी करना चाहते हैं हुँ, क्योंकि वो 5-6 साल बाद टीचर की नौकरी का सोच रहे हैं। हुँ, ऑलरेडी उनकी मास्टर्स है, तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप एक बारी जायज़ा लीजिए हुँ, कि क्या कोई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे या ट्यूशन लीजिए, हुँ, इंडिपेंडेंटली प्राइवेटली ट्यूशन लीजिए और देखिए कि क्या आपको टीचिंग पसंद भी है। हुँ, आर यू विलिंग टू गिव योर नेक्स्ट जितनी भी आई वुड होप 60, 70, 80 इयर्स ऑफ योर लाइफ टू टीचिंग हुँ, और उसको आप अर्ली ऑन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया का माध्यम है आपसे। हुँ, आप अगर कोई टीचर है उदाहरण के तौर पर, जैसा आपने हम ट्यूशन की काफ़ी देर से बात कर रहे हैं। हुँ, आप अगर 5 बच्चे ले लीजिए, हुँ, 5 बच्चों से आप महीने का अगर आप देख लीजिए कि आप 2000 ईच 2000 स्टूडेंट। 10,000 हो गए। हुँ, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट की और क्या ही रिक्वायरमेंट है। हुँ, आप अच्छे आप बैचलर्स कर रहे हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप अगर 5th-6th के क्लास के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा दें, हुँ, 4th-5th के क्लास के बच्चों को 2000 भी नहीं लीजिए, हुँ, 1000 लीजिए। हुँ, क्लासेस कर लीजिए मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, हुँ, 1-1 घंटा लेना है आपने। हुँ, आप अगर हज़ार-हज़ार रुपए भी लेते हैं, आप 10 बच्चे कर लेते हैं, आपका 10,000 रुपए हो जाता है हुँ, और आपका स्केड्यूल भी उस तरीके से ज़्यादा नहीं हुआ, आपने घंटे-घंटे का लेना है और हुँ, कोई पेरेंट भी शायद माइंड नहीं करेगा अगर हुँ, कोई सब्जेक्ट कोई अच्छे तरीके से सिखा रहा है या हुँ, 5 डेज़ अ वीक भी मतलब एक एक पैरेलल अपने लिए स्ट्रक्चर फॉर इनकम जनरेशन हुँ, करिए, नॉट कि इनकम आए सिर्फ इनकम आने के लिए, वो भी बहुत बढ़िया बात है, आपको इनकम आ रही है, आप अपने अपना खर्चा खुद उठा पा रहे हैं, हुँ, आप अपने परिवार के लिए भी पैसा दे पा रहे हैं, वो तो बहुत एक सौभाग्य की बात है। और साथ ब साथ ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये क्या आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं। हुँ, कोविड के दौरान फिटनेस इंडस्ट्री हुँ, में बहुत सारे जिम ओनर्स थे हू हैव टर्न्ड ओवरनाइट करोड़पति खास तौर पर दिल्ली और बॉम्बे में, जिन्होंने ओवरनाइट जिम ट्रेनर्स थे, अब उनकी जिम बिज़नेसेस खुल गए हैं हुँ, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई। हुँ, एग्ज़ैक्टली। सुबह शुरू करते थे 5 बजे, रात को 10 बजे, आपने कहीं जाना नहीं, आपने घर हुँ, से ऑनलाइन ट्रेनिंग करा हुँ, दी। हुँ, तो ये
थोड़ा-सा एवेन्यूज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटी हमें भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मेरी मेरी यही निवेदन है कि आप ज़रूर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करिए, उसके लिए प्रिपेयर करिए और मुझे ये पूरा मैं ये सहयोग दूँगी कि कहीं पर भी अगर एक अपसेट आता है ख़ास तौर पर जो एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसीजरल जो अपसेट्स हुँ, हिकअप्स आते हैं जी। उसमें हम सहयोग देंगे। पर मैं पैरेलली भी और एक रियलिस्टिक तौर पे आपसे बात करूँ, जैसे मैंने उदाहरण हुँ, दिया, आप एक अब्ज़ॉर्प्शन को भी एक फैक्टर लेके चलिए कि गवर्नमेंट अब्ज़ॉर्प्शन रेट क्या है? हुँ, कितने लोग वर्कफ़ोर्स जॉइन कर रहे हैं? एनीवन हू टर्न्स 18, अगर आप 31 हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर हो गए हैं हुँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए। एग्ज़ैक्टली। राइट? हुँ, मेरी राइट, एज की आई एम 31, तो ओके। आई एम सेइंग कि अगर मैं 31 हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही हुँ, हूँ आज, मेरे लिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इट्स 28, ऑलमोस्ट 29, 13 30। इयर्स। ये मैंने गिनती इसलिए की हुँ, 31, हुँ, फिर 32, हुँ, ठीक है? ये मैंने गिनती इसलिए की, मैं आपको समझाना चाहती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स आई नो यू नो काउंटिंग हुँ, एंड जो हमारे दर्शक हैं वो भी या जानते हैं। हाँ, मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 18 से लेकर 31 तक जितने भी बच्चे हैं, हुँ, वो सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं हुँ, तो कितने ज़्यादा बच्चे हैं वो? बहुत ज़्यादा हैं। और अब्ज़ॉर्प्शन रेट गवर्नमेंट का पोस्टिंग के बेसिस पे ही रहेगा, जो हुँ, अवेलेबल पोस्टिंग्स हैं और वायबिलिटी ही नहीं मुझे लगता रहेगी कि अगर आप अप्लाई करते रहेंगे, हुँ, आई वुड होप कि आपका निकल जाए, बट इन द सिनेरियो कि नहीं निकलता है, देन व्हाट इज़ आवर प्लान, व्हाट इज़ आवर फॉल बैक ऑप्शन, हमारा पैराशूट क्या है? हुँ, और क्योंकि मैं इस दौर से जिस दौर में मैं हूँ, उस दौर में और भी बड़े लोग गुज़र रहे हैं और मैं समझती हूँ बहुत पेनफुल पीरियड है। कि अभी ख़ास तौर पर हमारी वो जनरेशन आ चुकी है कि सोशल मीडिया भी जो रश रहा है, उसको हमने काइंड ऑफ मिस कर दिया क्योंकि हमारा जो बचपन है, वो सोशल मीडिया पे नहीं रहा है। हुँ, तो हम शायद इतने कंफर्टेबल नहीं है सोशल मीडिया के साथ जो आज के बच्चे रहेंगे। हुँ, तो हमें कम्पीट भी उन बच्चों के साथ करना है जो जैसे मैंने कहा जो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन लिखने के लिए। हुँ, वो दे साउंड स्मार्टर बिकॉज़ दे आर यूजिंग स्मार्टर टूल्स। हुँ, तो हमें उनके साथ कम्पीट करना है, हमें पहले तो यही समझना पड़ेगा कि उनके वो टूल्स जो टूल्स उनको कैसे यूज़ करने हैं। नेचुरली आते हैं, हुँ, वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने फ़ोन पहले वो रोटेटर फ़ोन लिया, हुँ, फिर उन्होंने सीखा कैसे एक वो कीपैड वाला हुँ, आप 3 बारी बटन दबाओगे तो वो वर्ड आएगा, हुँ, ABCDEF वो करके वो जी, जी, जी। एसएमएस लिखे, फिर पर एसएमएस पैसे दिए और अब अनलिमिटेड व्हाट्सएप है। तो उन्होंने भी तो टूल्स सीखे। हुँ, अब हमें भी वो टूल्स सीखने पड़ेंगे कि कम्पेटिटिव किस तरीके से, आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ, मैंने रील्स पे देखा अम, एक स्टूडेंट ने अपनी पूरी मेडिकल की किताब हुँ, चैट जीपीटी पे अपलोड कर दी थी या हुँ, किसी एक एआई पे अपलोड की थी, हुँ, आई फॉरगेट जेमिनी था या क्या, उस पे अपलोड की और अब वो उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं एआई के साथ, हुँ, उस चैप्टर के बारे में। हुँ, उनके जो भी सवाल जैसे आप एक टीचर को पूछते हो, हुँ, वो जेमिनी पे या जिस पे भी चैट जीपीटी पे पूछ रहे थे। हुँ, ये लेवल ऑफ यूज़ हो रहा है एआई का। ऑब्वियसली, यस। सो अब आप उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं की। उन्होंने अपना एक पर्सनल वो बना लिया, ट्यूटर हुँ, बना लिया। उन्होंने उसके साथ अब क्या रहता है सबके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो इसी तरीके से सीखें। आप हो सकता है ट्यूशन में कोई सिखाए आपको, उससे बातचीत करके एक ह्यूमन हुँ, टच से आप सीखते हैं। आपके पास जो अवेलेबल टूल्स हैं आप उनको डिप्लॉय करिए। पर मैं पैरेलली ये कहूँगी कि आप थोड़ा-सा ये भी अपना स्कोप रखिए कि टूल्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपने कहा एसईओ का अगर आप काम करते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। हुँ, आप कुछ ना कुछ अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए करिए, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, यू कैन नॉट गिव अ स्ट्रक्चरल 9 टू 5, आई अंडरस्टैंड दैट। हुँ। बट कुछ ऐसा एक करिए जिससे आपका इनकम जनरेशन भी हो और आपकी एक एक हॉबी की तरह से आप उसके ऊपर भी नज़र रख सकें। यू आर सेइंग कि आप जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ-साथ एक्स्ट्रा काम करो, उसका फ़ायदा भी हो जाएगा और साथ में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको उनके लेवल पे आने के लिए आपको आज की जनरेशन के टूल्स यूज़ करना आने चाहिए, लाइक एआई हो गया, ठीक है? यही ज़माना है एआई हुँ, का, वो सीखो और इफ़ इन केस किसी का जॉब नहीं लगता है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर होगा एआई के लिए और वो कहीं प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकता है, राइट, नहीं तो वो खुद का स्टार्टअप भी कर सकता है। राइट। एंड स्टार्टअप्स के लिए आज के टाइम पे गवर्नमेंट्स भी बहुत ज़्यादा फंडिंग्स वगैरह देती सैकड़ों योजनाएँ है हैं ना? बहुत सारी। और अगर वो आपको उसका पेपर वर्क नहीं समझ आता, उसके लिए हम हैं। हाँ, मैं वही पूछने वाला था हाँ। कि देखो जैसे अब मैं भी 1-2 स्टार्टअप चला रहा हूँ, हुँ, तो मेरे को भी नहीं पता, मैंने आज तक कोई भी फंडिंग वगैरह किसी से नहीं हुँ, ली है, जो भी खुद ही करा। हम एक
मतलब खुद ही सीखता है और थोड़ा-थोड़ा करता है। हमने डिजिटली शुरू करा तो उसमें इतना ज़्यादा आपको पैसा नहीं चाहिए हुँ, होता है। तो मान के चलो किसी को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि हेल्थ केयर को लेके लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। हुँ, तो लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे मैं कल ही ना एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे मतलब स्टार्टअप्स इवेंट था वो दिल्ली में। तो वहाँ पे एक लड़की आई थी, वो बोल रही थी कि मैंने इतना कुछ बना दिया है, मतलब मेरे पास प्रोडक्ट अच्छी हैं, हर हर चीज़ अच्छी है, लेकिन मेरे पास फंडिंग नहीं है, मेरे को इसको मार्केट करने के लिए पैसे नहीं है, और मतलब आज आके एक ही चीज़ है कि पैसा नहीं है और कौन मेरे को फंडिंग करेगा, तो मेरे को डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। तो उस एंड पे सरकार ने कुछ ऐसे कुछ अलग से रखे हुए हैं? बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैं अगर अच्छा, गिनाने शुरू कैसे करूँ हेल्प, मतलब कैसे एकदम से मेरे को मिल जाएगी? कोई साइट बता दो आप एग्ज़ैक्टली। देखिए आप अगेन यू कैन गो बैक टू अ, आप स्कीम गूगल करेंगे आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। जैसे मुमकिन स्कीम है, तेजस्विनी है फॉर वुमेन देखो, जम्मू में एंटरप्रेन्योर्स। थोड़ा मुश्किल आती है ना, क्योंकि अगर हमें कोई भी कुछ, तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब जैसे आजकल मेरे मोस्टली ऑनलाइन है। मोस्ट एप्लीकेशंस ऑनलाइन बेस्ड है। हुँ, पर अगर कहीं पर भी किसी को ये दुविधा आ रही है, हुँ, तो एक तो बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। हुँ, जैसे मैंने आपको कहा स्कीम्स आप डालते जाइए अ, पोर्टल्स बहुत सारे हैं, माईगव के बहुत सारे पोर्टल्स हैं हुँ, और उसमें आप जाकर ना सर्च भी कर सकते हैं कि क्या-क्या स्कीम्स हैं, क्या-क्या अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं। हुँ, गवर्नमेंट का बहुत एक लार्ज स्कोप है। हुँ, तो अगेन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन और एप्लीकेशन भी ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको सब कुछ जो है वो ऑनलाइन करना है और फिर उसके बाद वो आपको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि क्या और अवेल आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ बिकॉज़ आप उदाहरण शायद नहीं दे सकते पर मैं दे सकती हूँ और मुझे ये मेरी इनसे इंटरेक्शन भी हुई है। हुँ, रिद्धिमा जी हैं, शी इज़ द ओनर ऑफ नब्या फ्रूट्स हाँ जी, एंड जम्मू से हैं, जी। वो शार्क टैंक तक लेकर गई हुँ, हैं। हुँ, जानता हूँ। तो हमारी कैपेसिटी है हुँ, और हमारी एक जम्मू को नेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए और इनफैक्ट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन हर स्किल एंड इन स्किल ऑफ पीपल लाइक हुँ, हर स्पेशली वुमेन जो हुँ, जम्मू को विश्व के स्तर पर रखेंगी। हुँ, देखिए ये हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स भी बनते हैं हुँ, और मुझे पूरा मैं निवेदन करूँगी जम्मू में सबसे कि आपको थोड़ा-सा एक तो हमें एक-दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, इसलिए आई एम वेरी वोकल। हुँ, अगर मुझे किसी की कोई काम पसंद आया हुँ, इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू everybody has strengths and weaknesses, everybody has challenges that they face, but उसके बावजूद अगर कोई उभर कर आ रहा है हुँ, तो हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और मेरा ये रहता है कि आई लाइक टू नेम ड्रॉप इन दैट तरीके तो हुँ, हालाँकि मैंने उनसे परमिशन नहीं लिया इफ आई कैन बट आई एम श्योर शी वुडन्ट माइंड हुँ, क्योंकि देखिए आयुर्वेदिक उन्होंने किस तरीके से उसको एक लग्ज़री पैकेजिंग कर कर हुँ, उसको एक लोगों को समझाकर हुँ, एट अ टाइम वेयर लोगों को शायद अब तो बहुत नॉलेज है हुँ, एट द टाइम शी स्टार्टेड आई थिंक देयर वाज़ लेस एंड उन्होंने एक बहुत ज़रूरी कड़ी जोड़ी लोगों के भी एक सोच में कि ये आप जो है हेल्थ और वेलनेस को एक फैक्टर लेके आप काम कर हुँ, सकते हैं। और वैसा ही हमारे यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं व्हिच यू माइट कंसिडर नीश हुँ, पर नीश की भी अपनी सेल है। तो हुँ, आपने जब रेवेन्यू जनरेशन करना है अ, हम सोचते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन जो है वो डेट फ्री होनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। हुँ, आप अगर इलॉन मस्क को भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ हिज़ बिज़नेसेस आर डेट बेस्ड। हुँ, जब ऑब्वियसली उन्होंने लोन्स। बिज़नेसेस एक्वायर किए हैं उन्होंने लोन्स लिए हैं। हम लोन लेने में भी बहुत कतरा जाते हैं। हुँ, मैं नहीं कह राइट। रही कि आप आर्बिट्रेरीली लोन लेने शुरू कर जाइए बिकॉज़ लोन को चुकाने के लिए आपके लिए पास एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल होना चाहिए। हुँ, और मेरा ये रहता है कि जो चीज़ आपको लगता है लाखों में हो सकती है, उसको आप पहले एक छोटे स्केल पे 2 चीज़ें करिए। एक तो रिसर्च करिए उसका मार्केट स्केल एक्चुअली क्या है। हुँ, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है आइडिया हमारे दिमाग में होता है, हमें पसंद है पर मार्केट की वायबिलिटी नहीं है। एग्ज़ैक्टली। और दूसरा उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारा ही मनी उसमें डाल दीजिए। उसमें थोड़ा-सा पहले आप मार्केट टेस्टिंग हुँ, करिए। अमेरिका में एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो थे और लोगों ने लॉन्च करने से पहले दे वुड फॉर्म ए वेबसाइट हुँ, फॉर साइन अप्स। वो ओके। वेबसाइट कुछ नहीं थी सिर्फ लैंडिंग पेज था, आप समझते हैं लैंडिंग लैंडिंग पेज पेज क्या होता है। होता है, यस। तो जो उन्होंने लैंडिंग पेज बनाया था हुँ, एंड उन्होंने क्या किया सिंपली कलेक्टेड ईमेल्स ऑफ पीपल हू वर इंटरेस्टेड 1 महीने के अंदर हुँ, और उन्होंने वो डेटा लेकर वीसीज़ के पास गए, वेंचर हुँ, कैपिटलिस्ट्स के हुँ, पास कि हमारे पास ये प्रोडक्ट का आइडिया है, हुँ, ये इसको एग्ज़ीक्यूट ऐसे किया जा सकता है हुँ, और ये देखिए हमारी वेटिंग लिस्ट। हुँ, दैट्स हाउ दे गॉट फंडिंग। हुँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल भी होना चाहिए। आप
व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी सारी लेडीज़ आई थी जो स्टिचिंग का उनको बड़ा अनुभव था। हुँ, पर वो कह रहे थे कि मार्केट लिंकेज में हमें प्रॉब्लम आ रही है। हुँ, तो मैंने कहा आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। हुँ, उसमें आप जितने लोग जानते हैं उनको ऐड करिए। हुँ, और स्लोली क्या होगा कि जो लोग आप और उसमें वो अपना प्रोडक्ट वंस इन अ व्हाइल डालिए। हुँ, वो जिस प्रोडक्ट पे वो वर्क करते हैं उन्होंने पहले जूट बैग्स बनाए थे ओके। फॉर एग्जांपल। मैंने हुँ, कहा आप इंडिविजुअल जूट बैग भी अगर डालेंगे कहेंगे कि 40 रुपीज़ का 50 रुपीज़ का कोई ना कोई वहाँ कहेगा कि हमें दे दीजिए। हुँ, और अगर आपके सर्कल में नहीं वो खरीद रहे हैं, आपको ऑटोमैटिकली पता चल जाएगा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो लोग हैं ये शायद नहीं इंटरेस्टेड हैं। आप उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं मतलब और लोग टारगेटेड ऐड कर सकते ऑडियंस नहीं है हैं। वो। हाँ, आप उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। आप उनको ऐड करते जाइए जो आपको लगता है हुँ, कि आपका कस्टमर बेस बन जाएगा। हुँ, देखिए आपको पूरी दुनिया की ज़रूरत नहीं है आपका कस्टमर बनने की। हुँ, ऑब्वियसली। आपको लिटरली 10 टू 50 लोग भी अगर आप नीश उसमें इंडस्ट्री क्रिएट कर लें और हर महीने आप उस 50 लोगों में से 10-15,000 अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लें, हुँ, तो आपका तो काम बन गया। एग्ज़ैक्टली। तो आप मतलब एक फॉर अ लेडी सिटिंग एट होम हुँ, ये मतलब मेरा वो है। सो थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अगर आप घर से नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, आपके पास व्हाट्सएप है, जोड़ते जाइए, कॉलिंग करिए। मैं कल ही एक रील देख रही थी, आई फॉरगेट क्या ब्रांड था। इट वाज़ अ गर्ल, यंग गर्ल। वो बात कर रहे थे कि जो अबैंडन्ड कार्ट्स होती हैं, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, बट हुँ, जब आप शॉपिंग करते हैं, हाँ। तो आप जब शॉपिंग में कार्ट्स में ऐड कर देते हैं ना चीज़ें, जी, जी। तो क्या होता है कभी-कभी भूल जाते हैं हुँ, कि हुँ, या खरीदे नहीं हुँ, या सोचा बाद में खरीद लेंगे, हुँ, जब सेल आएगी खरीदेंगे। हाँ। तो that data is readily available with the company. हुँ, So this girl, she had a uh, woman entrepreneur, she had a access to this data. हुँ, तो उनकी कंपनी का हुँ, तो उन्होंने कस्टमर को फ़ोन किया हुँ, कि आपने अपनी कार्ट में चीज़ें ऐड की थी, आपने चेकआउट नहीं किया, हुँ, आपने उसके पैसे नहीं भरे, तो क्या हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी थी या कोई ग्लिच था? हुँ, तो वेरी ओपनली उन्होंने रील बनाई हुई थी, मैंने रील पे हुँ, देखा हुँ। है। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं लोग। अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको संपर्क करना है और लोगों से। डेटा को कलेक्ट करना हाँ, पड़ेगा और ना। उन्होंने एक उदाहरण मैंने फिर उनकी और रील देखी, तो एक उदाहरण में शी इज़ रिकॉर्डेड दिस उनके बात करते-करते ही फ़ोन काट दिया किसी ने। हम भी अच्छा, ऐसा तो करते हैं कितनी बारी, कभी हाँ, ऐसा होता है कि कोई कहीं बिज़ी होता है तो स्पेशली क्रेडिट कार्ड वालों हाँ, का। हाँ, है ना? कभी ऐसे होता हुँ, है तो मैं आई फील वेरी बैड बट आई हैव मैं मेरी कोशिश रहती है कि मजबूरी है। मैं बोलती हूँ आई एम सो सॉरी पर अभी मैं बात नहीं कर सकती आपसे इस विषय पे पर हम भी काटते हैं फ़ोन कभी बारी। हुँ, बट उसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो पसंद नहीं हमें वो। निराश हो जाएँगे और वो हुँ, कॉल नहीं करेंगे किसी और को। हुँ। यू हैव टू कीप ऑन आपको अपना क्लाइंट बेस बनाना है। आप भी जो काम करते सेल्स हैं में नो सुनना आपको ज़रूरी है। और कभी-कभी लोग रूड भी होते हैं। हुँ, मेरा पहला जॉब एज़ अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ही था, उसको ओके। सीएसआर हुँ, बोलते थे, बट वो ग्लोरीफाइड रिसेप्शनिस्ट ही था। हुँ। और जितनी फ्रंट डेस्क पे आपको मतलब लोग सुनने को मिलता है ना, हाँ उतना कहीं नहीं मिलता। वहाँ कहीं नहीं मिलता। तो इट बिल्ड्स योर थिक स्किन। ये मेरे को भी याद आया, एक मेरा फ्रेंड ना वो सेल्स में था, तो हुँ, सेकंड हैंड ना कार्स बेचता है, दिल्ली में उसकी हुँ, मतलब जॉब कर रहा था। तो मैंने उसको बोला, भाई कैसी-वैसी जॉब चल रही है? बोल रहा है, क्या बताऊँ सर, सुबह पहला कॉल करा, मेरे को उसमें ही माँ-बहन की गालियाँ बढ़ गई। हुँ, हुँ, फिर शाम को खत्म होते-होते मेरे मैनेजर ने मुझे सुना दिया। कहते, सर आप सही हो, जम्मू में बैठे हो ऑफिस में, कोई कुछ सुनाने वाले नहीं, हमें पूछो 50 किलोमीटर एक तो हमें ट्रैवल करके जाना है, उसके बाद गाली अलग से सुननी है। हुँ, तो मैंने कहा भाई तभी तो तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, हुँ, करते जाओ फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे नो को येस में कन्वर्ट करना है। हुँ, तो हुँ। सेल्स में ये ज़रूरी है। और ये एक ग्रिट है। हुँ, आपके जीवन में कुछ हो ना हो, हुँ, आप अपना ग्रिट डेवलप करिए। जी, ग्रिट इज़ अ मसल। हुँ। मुझे पता है आपका पॉडकास्ट हिंदी में मैं काफ़ी अंग्रेज़ी भी नहीं, नहीं इट्स प्रयोग ओके, कर नहीं लिया है, दोनों है बट हमारी ओर। ग्रिट इज़ अ मसल यू मस्ट एक्सरसाइज़ एवरी डे। हुँ, दिस इज़ अ मोट्टो आई लिव बाय हुँ, एंड आई विल टेल एवरीबॉडी टू फॉलो इट। क्योंकि ग्रिट का मतलब है कि आपकी सहनशीलता। हुँ। अगर आपकी सहनशीलता है, तो बुरे से बुरा वक़्त और अच्छे से अच्छा वक़्त आप बहुत आसानी से कंफर्टेबली आप निभा लेंगे। मतलब मसल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाना है इसमें कि हम किस लेवल तक सहन कर सकते हैं। जी, यू आर टॉकिंग अबाउट क्योंकि दिस। क्या है कि अगर आप और ये मैं बहुत ओपनली बात बोलूँगी और मैं प्राइड लेती हूँ इस बात में कि आई एम वेरी ग्रिटी। हुँ, मुझे आप किसी भी सिचुएशन में डाल लीजिए, आई विल व्हाटएवर टूल्स एट माय डिस्पोज़ल आई विल बी एबल टू गेट माय सेल्फ थ्रू दैट सिचुएशन हुँ, क्योंकि वो ग्रिट है। हुँ, मतलब चाहे जो भी करने की ज़रूरत पड़े मतलब एक ग्रिट को ये भी बोलते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी बोलते हैं राइट? कि मतलब यू हैव टू गेट थ्रू इट। तो अच्छा दिन चढ़ा
यू हैव टू हैव द ग्रिट कि चलो आज अच्छा दिन है। ग्रिट तो अच्छे दिनों में नहीं, जब बुरा दिन चढ़ता है हुँ, यू हैव टू गेट थ्रू द डे। और ये मैं सबको बोलती हूँ। हुँ, बड़ी बारी बात चलती है स्पेशली हमारी जनरेशन में, आप हुँ। छोटे हमसे, ये बात चलती थी कि यू मस्ट लव द जॉब दैट यू डू। अभी जी, भी जी। चलता है हाँ, कि हाँ, एग्ज़ैक्टली। बट इट इज फिजिकली एंड मेंटली इम्पॉसिबल टू लव द जॉब दैट यू डू एवरी डे। राइट। दैट इज वाई ग्रिट कम्स इन। हुँ, यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। आपको सुबह उठना है, हुँ, आपको अपना डेली रूटीन करना है, चाहे आपको पसंद आए, चाहे चाहे आपको ना आए। पसंद ना आए, हुँ, चाहे आपको लगी है, चाहे आपको बुखार है, हुँ, चाहे आपको जो भी है, हुँ, वहाँ ग्रिट प्ले करता है। हुँ, और मैं आपको बता दूं, चाहे आप में टैलेंट हो, चाहे आप हार्ड वर्कर हो, अगर आप में ग्रिट है, आप 100% सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि ओके। ग्रिट से ही आप टैलेंट बिल्ड करेंगे, हुँ, ग्रिट से ही आप हार्ड वर्क बिल्ड करेंगे, ग्रिट से ही आप डिसिप्लिन बिल्ड करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रिट की वजह से है। ओके। बिकॉज़ यू विल पुश थ्रू। एक एथलीट जो होता है, हुँ, उसमें ग्रिट होता है। विराट कोहली प्लेड अ मैच आफ्टर हिज फादर पास्ड अवे। हुँ, दैट इज़ ग्रिट। हुँ, दैट इज़ व्हाट मेक्स अ विराट कोहली विराट कोहली। जो युवराज सिंह जी है, हुँ, ही हैड कैंसर। हुँ, आफ्टर दैट ही वाज़ स्टिल अ नेशनल लेवल एथलीट, हुँ, इंटरनेशनल लेवल एथलीट। हुँ। तो ग्रिट है ना, हाँ, ग्रिट है। एग्ज़ैक्टली। वो करना है। वो भी तो, बोथ ऑफ दीज़ इंडिविजुअल्स, सी लूजिंग अ पेरेंट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होता है। हुँ, विराट कोहली वेंट एंड प्लेड दैट मैच। हुँ, दैट इज़ व्हाट मेक्स विराट कोहली व्हाट ही इज़ टुडे। एग्ज़ैक्ट। युवराज सिंह ने अपनी हेल्थ का जो उनको करने की ज़रूरत पड़ी वो किया, एंड गॉड वाज़ काइंड, ही इज़ वेयर ही इज़ टुडे। हुँ, एथलेटिक ग्रिट जो है, वो ज़्यादा डिस्प्ले पे रहता है, हुँ, राइट? ट्रू। क्योंकि वो एक, उनको प्लेटफ़ॉर्म उस तरीके का है। हुँ, उनको प्लेटफ़ॉर्म उस तरीके का दिया जाता है। बट हमारी जो जीवन है, एवरीबॉडी आई थिंक आज भी अगर आप नोटिस करेंगे, वो ऐसे-ऐसे लेवल पे लोग आए हैं, वो ग्रिट की वज़ह से हैं। और हुँ, अगर आप इसको किसी तरीके से ठान लें कि अ, ग्रिट, शायद कभी-कभी लोग ग्रिट को ज़िद के लिए भी मिस्टेक कर लेते हैं, हुँ, कि ये हुँ, बड़े ज़िद्दी हैं। हाँ। पर ग्रिट मीन्स कि अब डिटर्मिनेशन भी है, ज़िद भी है, स्ट्रेंथ भी है, डिसिप्लिन भी है। ग्रिट विल गेट यू थ्रू डिसिप्लिन, लाइफ। कॉन्फिडेंट, सब कंसिस्टेंसी, कुछ, एवरीथिंग सब ना? कुछ, ग्रिट, ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नगरोटा अगेन। राइट। आपकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं। सो नगरोटा में मैम मैं ये देख रहा था कि जो राणा साहब थे और आप भी मतलब इवन वहाँ पे जितनी शादियाँ होती हैं, आप सबकी शादियों में जाते हो। मतलब कैसे पहुँच जाते हो? कैसे मैनेज करते हो आप? नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में से एक है। हुँ, हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हर शादी के फंक्शन में अटेंड करना। हुँ, बट हमारा जो स्पैन है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एक हिस्सा अखनूर में लगता है हुँ, और दूसरा हिस्सा जाकर उधमपुर, रियासी, उस तरीके से लगता है। हुँ, सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द अदर, हुँ, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगते हैं। हुँ, उसका एक स्पैन से दूसरे स्पैन जाना। हुँ, इसमें हम हालाँकि आपने शादी के संदर्भ में बात की है, पर हम टेक्निकली क्या कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये एक सी शेप कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हुँ, हम लिंकेजेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रैवल टाइम है, उसको जितने तरीके से रिड्यूस करना। रिड्यूस कर सकें, करें। और वो हैं भी हैं, राणा साहब का एक बहुत अच्छा प्लान्स हैं, लाइक आई सेड ही वाज़ अ सिविल इंजीनियर, तो हुँ, उनका एक रोड मैप है फॉर हुँ, कि कहाँ-कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, हुँ, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और रही बात शादियों की, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हुँ। आपने क्योंकि कहा कि न्यू चीज़ें आपकी पॉडकास्ट में बोलनी, आई विल गिव यू दिस वन थिंग, आई डोंट थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट दिस बिफोर, या बट जब राणा साहब के स्वर्गवास के 30 डेज़, ती 30 दिन जो थे, वो हम यहाँ घर से नहीं निकले, क्योंकि हुँ, विधि-पूर्वक हमारी कोशिश थी। हुँ, हम अगर निकले भी तो 3 राणा साहब ने स्वयं जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराए थे, धन्यवाद नगरोटा के, उसके लिए निकले थे, क्योंकि हम वो कैंसल नहीं करना चाहते थे। हुँ, 30 दिन के बाद जब हम निकले, तो एक उस समय यही समय था, तो शादियाँ उस समय भी हो रही थी। तो हम पहली शादी में जो गए, तो सच बताएँ तो हमारा भी थोड़ा-सा नाचने, गाने का, हँसने का नहीं था मन था। मूड। तो हम कहीं गए, तो मेबी मेरी शक्ल ही ऐसी थी, तो जो होस्ट्स थे, तो उनको लगा कि मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। हुँ, तो उन्होंने कहा कि आपने देखी है कभी हमारी ये डोगरों की शादी ऐसी होती है? हुँ, तो मैंने कहा, मैं उनको मज़ाक किया। मैंने कहा, आंटी जी, आपको क्या लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मुझे मंगलयान से लेकर आए हैं यहाँ पे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में? तो वो हुँ, बड़ा हँसे। तो हाँ, कहते, नहीं, नहीं, आपने तो पहली बार ही शादी देखी होगी। हुँ, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे ढोलकी दीजिए, हुँ, मैं आपको पूरा संगीत कराऊँगी। हुँ, तो वो
बिलीव ही ना करें। तो अच्छा। मैंने सच्ची में उनको कहा, मैं कहा आप ढोलकी दीजिए। तो हमने बचपन में शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग की हुई है। ओके। तो स्कूल में हमारे सर सुभाष सर थे। हमारे एक्चुअली 3 टीचर्स थे, हुँ, नीलू वरिंदर मैम और सतीश सर और सुभाष सर। हुँ, अनफॉर्चुनेटली नीलू मैम का स्वर्गवास हो गया कोविड के दौरान। हुँ। तो ये 2 इन तीनों टीचर्स ने हमारा बचपन शेप किया। तो हमें ना इन्होंने ढोलकी बजानी सिखाई। ओके, तो हमने वहाँ ढोलकी बजाई, वो इतने इम्प्रेस हो गए। फ़ैसिनेट हो गए हुँ, और प्रसन्न हो गए। तो अब कहीं भी किसी की शादी होती है तो कभी के ढोलकी बजा जाते हैं या कभी किसी के हाँ। रिसेप्शन पे वो आते हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। पर कहीं-कहीं ये भी होता है क्योंकि एक्सपेंस इतना ज़्यादा है, हुँ। तो अगर कहीं रह जाता है तो उसके बाद भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि जाएँ उस घर की खुशी में शामिल हों। बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हो आप और थैंक बहुत यू। अच्छे तरीके से। सो आपको क्या लगता है मैम यंग वुमेन इन पॉलिटिक्स फेस डबल जजमेंट भी होती है या नहीं? आई थिंक एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बनता है, हुँ, जहाँ पर क्या रहता है कि एज और जेंडर हुँ, का लोगों को लगता है कि हो सकता है कि इसकी वजह से कोई एक जैसे आपने क्वेश्चन फ्रेम किया कि इसका एक बोझ हो सकता है या डिफ़िकल्टी आ सकती है। हुँ, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है और ये मुझे लगता है शायद राणा साहब की वजह से इसमें आई वुड से उन्हीं की वजह से है ये कि लोगों ने हमें बढ़-चढ़ के गले लगाया है। ख़ास तौर पर हमारी माताएँ-बहनें, उन्होंने वेरी अर्ली ऑन उन्होंने हमें गले लगाया और बहुत हमें प्रोत्साहन दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। पर कुछ देर पहले ही हमारी किसी से बात हुई कि हमने उनको कहा कि हमने उनसे पूछा, मैं कहा ऐसी क्या चीज़ थी जो राणा साहब करते थे जो हम नहीं करते हैं या हमें हुँ, करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा मोटा-मोटा तो आप सब करते हैं, एक चीज़ है जो आप कभी भी शायद ना कर पाएँ। हुँ, तो हम बड़े ऐसे हो गए कि क्यूरियस हो गए कि क्या वो है? तो उन्होंने कहा जिस तरीके से राणा साहब अंकलों को गले लगाते थे, हुँ, आप नहीं लगा पाएँगे। हुँ, तो मैंने उस ये कुछ हफ्ते पहले की बात है, वो प्रण लिया कि अब जितने भी अंकल हैं उनको कंफर्टेबल करना है, उनको गले लगाना है। ओके। और क्योंकि उनको जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग गले लगाता है तो लगता है राणा साहब गले लगा रहे हैं। और हुँ। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि जब से मैंने ये बात बोली है तो सारे अंकल खुद ही आके गले लगाते हैं। तो हाँ, मेरी उम्र छोटी, मैंने पहले भी बात बोली है, मैं कम उम्र ज़रूर हूँ, कम हुँ, अकल नहीं हूँ। हुँ, तो काम मुझे करना आता है और उस एफिशिएंसी से राणा साहब का बड़ा एक सब एक अभी भी आशीर्वाद है कि हमारा जो सिस्टम है, वो वही सिस्टम चल रहा है जो राणा साहब के समय में उन्होंने खुद स्वयं बिल्ड किया है। और तो वो एक सिस्टम प्रोपेल भी करता है और उसे एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से जब काम हो तो एक एफिशिएंट रिज़ल्ट भी आता है। तो एक तो वो है और दूसरा यूथ होने की वज़ह से, एक एनर्जी होने की वज़ह से और एक ऐसे समय में होने की वज़ह से कि इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हम थोड़ा-सा भाग-दौड़ कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। तो हमारा बड़ा मुझे लगता है एक पॉज़िटिव है क्योंकि विमेन क्या है, हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं, विमेन पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैज़ इंक्रीज़्ड। हुँ, मतलब औरतें जो हैं वो मतदान करने बढ़-चढ़ कर जा रही हैं हुँ, और हाल ही में ऐसा भी हुआ है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा बढ़-चढ़ कर जा रही हैं। हुँ, ऐसी-ऐसी इलेक्शंस अब होने शुरू हो गई हैं। हुँ, तो इसका ये मतलब है कि विमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी अब एक पिवटल रोल अदा करेगा क्योंकि कभी-कभी खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से खुलकर एक औरत से बात कर सकती है, उस तरीके से शायद वो एक जेंटलमैन से ना बात कर सके। हुँ, राइट। हालाँकि मैं नहीं कहूँगी कि जेंटलमैन डोंट ट्राई, कि मतलब वो भी संपर्क करते हैं, बढ़-चढ़ के करते हैं, हुँ, उनके पास भी औरतें जाती हैं। पर मैंने ये अनुभव किया है कि जिस तरीके से वो हँसी-मज़ाक करती हैं, हुँ, वो बहुत अलग हो जाता है जब वहाँ पे जेंट्स हों। हुँ, तो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन वुमेन की इंक्रीज़ हो रही है। और जब वोटिंग इंक्रीज़ हो रही है तो इलेक्टोरल ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ होगी और जैसे हम कहते हैं कि वी आर हेडेड फॉर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंक्रीज़ होगी और हमारा बड़ा सौभाग्य रहेगा कि अ, औरतों को रिप्रेज़ेंट करने के लिए और महिलाएँ आगे बढ़ेंगी और ये मुझे पूरा यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ऐसा पार्लियामेंट पहली बारी देखेगा जहाँ पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम होगी भारत की हिस्ट्री में। ओके, ओके। व्हाट डू यू थिंक कि नगरोटा के लोगों का सबसे मेन पेन पॉइंट क्या है? देखिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हुँ, पेन पॉइंट्स अलग-अलग पंचायतों की अलग-अलग हैं।
ओके। काफ़ी हद तक काफ़ी पेन पॉइंट्स जो हैं वो राणा साहब ने एड्रेस भी किए हैं ओवर कोर्स ऑफ 20-25 इयर्स। हुँ, और मेरा ये है कि आज की परिस्थितियों में ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और बाढ़ वाली परिस्थितियाँ बनी हैं, हुँ, उसके दौरान लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको रियल टाइम में एड्रेस करना। तो हम फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली कैपेक्स डेवलपमेंट में आता है और इंफ्रा डेवलपमेंट में आता है। हुँ, वो तो एक लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ही हैं। पर आज के दौरान क्या है, तो बाढ़ के बाद ख़ास तौर पर क्योंकि हमारा रूरल पहाड़ी इलाका भी है काफ़ी देर, तो वहाँ पर जो है रोड क्लियरेंसेस की समस्या आ रही है और वो हम बढ़-चढ़ कर उसको एड्रेस कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारी प्लायबिलिटी विल बी बेटर और रेस्टोरेटिव वर्क चल रहा है और रिकंस्ट्रक्टिव वर्क भी हो जाएगा ओके। शुरू। सो एमएलए बने जब से आप, तब से लेके आपने सबसे पहले काम कौन-सा एग्ज़ीक्यूट करा है और आने वाले 2 साल में आपका प्लान क्या है फॉर नगरोटा? हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है कि बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका पहल हुआ है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जैसे कि? डीएमयू की जो ट्रेन थी वो बंद थी, वो वापस से शुरू हो गई है। ओके। उससे कम्यूटर्स को बहुत एक सहूलियत हुँ, उपलब्ध हुई है कि वो संगड़ स्टेशन से जम्मू की तरफ आ सकते हैं। हुँ, ख़ास तौर पर जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी सीक करते हैं, हुँ, करियर ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स, कॉलेजिएट स्टूडेंट्स, हुँ, उनके लिए ये सुविधा जो है वो फिर एक बार फिर से वापस से रिस्टोर की गई है। और जैसे मैंने कहा हमने होटल इंडस्ट्री की भर्तियाँ कराई हैं। हुँ, साथ में साथ हम कोऑपरेटिव्स के ऊपर हमने काम शुरू किया हुआ है, तो उसका भी पहल है, रजिस्ट्रेशंस हो गई हैं, उसकी जो अप्रूवल्स आते हैं, पेपर वर्क शुरू हो गया है। तो और अभी ही हाल ही में अबाउट 3.67 करोड़ एलोकेट किया गया है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। ओके। और हाल ही में अभी कल ही ये प्रोग्राम हुआ है, हमारे माननीय लेफ्टिनेंट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनके नेतृत्व में मनोज सिन्हा साहब के नेतृत्व में जिन लोगों के घर बाढ़ की परिस्थितियों में ऑपरेशन सिंदूर की वजह से नुकसान हुआ था, तो हुँ, वहाँ पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अबाउट 350 घर दिए हैं, जिसमें से काफ़ी सारे घर जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी एलोकेट किए गए हैं। ओके। सो फ्रॉम स्क्रैच दीज़ पीपल विल बी गिवन प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेज़, हुँ, 3 बेडरूम हाउसेज़। और जैसे हमें ब्रीफ किया गया कल, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने अ, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और हम बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसी एक सुविधा लाई, जहाँ पर जिन लोगों के घर, आप इमेजिन करिए एक घर कितने मुश्किल से कोई बनाता है। हुँ, और अगर एक इंसान का भी घर बना सके कोई, तो कितनी बड़ी बात है। हुँ, तो 350 तो सिर्फ़ उन्होंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाए हैं। अगर आप पूरा जम्मू कश्मीर में देखिए, आई थिंक द नंबर इज़ इन थाउज़ेंड्स। तो वो एक बहुत बढ़िया सुविधा है और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी एक सुविधा थ्रू a very big institution, the HRDS फाउंडेशन आई है। और वे वेरी obliged एंड मैं और भी बड़ी सारी संस्थाओं से ये निवेदन करूँगी कि अ, जम्मू ने ख़ास तौर पर जो बाढ़ वाली परिस्थितियाँ थी, हुँ, बहुत डेवस्टेशन फेस की है। और अगर आप अपना दिल खोलकर अभी भी इस तरफ देखेंगे, तो और बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हम और भी बढ़-चढ़ कर मदद कर सकते हैं। और अगर आप कोई सुविधा दे सकते हैं, तो मेरी निवेदन है कि आप अपनी नज़र जम्मू क्षेत्र पर भी घुमाएँ। और आपकी मैचिंग विद हाउसहोल्ड्स हम भी करवाएँगे और एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करेंगे कि आपको बढ़-चढ़ कर एक वो दें। और मैं ख़ास तौर पर उनका भी धन्यवाद करूँगी, ऐसे बहुत सारी एनजीओज़ हैं, जिन्होंने डे 1 से वहाँ लगे हुए हैं। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत सारी एनजीओज़ आए, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट्स आए। और हम तो बहुत उनके शुक्रगुज़ार हैं जी, और धन्यवाद करते हैं कि बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने मदद किया। कुछ लोगों ने राशन भेजा, कुछ लोगों ने कुक्ड मील्स भेजे, कुछ लोगों ने अपने घर खोले दूसरों को हुँ। घर देने के लिए। तो ये एक तभी हो सकता है जब कम्युनिटी एक साथ आती है और जब हम एक-दूसरे की मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने क्योंकि आफ्टर द इलेक्शन पूछा, तो मैंने बताया, पर बिफोर द इलेक्शन भी बहुत लोगों ने बढ़-चढ़ कर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात वैसे तो मेरे मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, है। जी। बट मैं
कम सवाल ही पूछूंगा आपसे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, आपके पास भी टाइम की कमी है। ओके, सो हमने 2 साल के प्लान के बारे में बात की, तो आप मुझे आने वाले अपने 5 साल का रोड मैप बता सकते हो कि आपके मेजर मेजर ये वाले काम है, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट हेल्थ केयर, टूरिज्म, जॉब्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनमें आप क्या ऐसा बदलाव लेके आओगे आने वाले 5 सालों में? क्योंकि जैसे हम अभी पीछे बात कर रहे थे एआई की, वो भी बहुत बढ़ रहा है, एआई रोबोटिक्स इसका टाइम चल रहा है, तो आप उसमें क्या चेंजेस लाओगे यूथ के लिए, और जो काफ़ी एज्ड लोग हो गए हुए हैं, रिटायर्ड हो गए हुए हैं, उन लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे आपने देखा होगा कि ऑल्दो हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को घर पे रखते ही नहीं है, निकाल देते हैं, अलग अलग उनके आश्रम में भेज देते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे तो नहीं है। इफ़ ऐसा कुछ होता तो उन लोगों के लिए क्या है, लाइक कुछ कोई पेंशन स्कीम है ऑलरेडी, वैसे तो चल रही है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा या नहीं, तो क्या क्या आने वाले 5 साल का आपका रोड मैप है? मेरा पर्टिकुलर रोड मैप जो है, जैसे मैंने आपको कहा इकोनॉमिक्स का मेरा बैकग्राउंड है, तो मेरा बड़ा स्पेसिफिकली कोशिश ये है कि जो एक सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से। और इसमें मैं आपको उदाहरण देती हूँ, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 1,20,000 टोटल पॉपुलेशन लेकर चले अगर है, अगर 1,20,000 लोग 10 रुपए भी कहीं देते हैं, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी के तौर पर, अगर सपोज आप और मैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के वासी हैं, आप कोई टूथपेस्ट बनाते हैं एग्जाम्पल तौर पे, मैं आपको 10 रुपए देती हूँ, 1,20,000 लोग आपको 10-10 रुपए देते हैं, तो आपके पास 12 लाख रुपए हो जाते हैं, राइट। तो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मनी का फ्लो है वो हम लोकल मार्केट्स में उसको रखें। जब 1,20,000 लोग 10 रुपए देते हैं तो 12 लाख हो गया, जब 100 रुपए देते हैं तो 1,20,00,000 हो गया, ऐसे 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 ये आगे बढ़ता है। तो देखिए हमारी जेब, मैंने ये बात बोली है कि जो ताकत एक भारतीय नागरिक की जेब में है वो कहीं और नहीं है। हम अपना पैसा कहाँ रख रहे हैं, उससे हम एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा कि जब हमने अपने इंडिजिनस वेपनरी को डिप्लॉय किया तो किस बेहतरीन तरीके से हम अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके। और जब भारतीय नागरिक अपनी जेब का जो ताकत है वो भारत को सशक्त करने में लगाता है, तो तब भारत अपना इंडिजिनस जो चीज़ें हैं, जैसे अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं, अपना वेपनरी सिस्टम्स है, उसको और सशक्त कर सकता है। फिर हम डिपेंडेंट नहीं है किसी और पर। और मैं नहीं कह रही कि आपके पास जो अभी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वो फेंक दीजिए। आप जब नई कोई भी चीज़ ले रहे हैं, उसमें मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करूंगी, आप 10 मिनट सोचिए क्या इसका कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो एक भारतीय नागरिक को सशक्त कर सकता है, जो आपके घर को सशक्त कर सकता है, बस इतना सोचिए। और उसमें अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव है, वायबल है, वो पैसा आप, मेरी निवेदन है कि उधर ही डालिए। और बहुत, मैं नहीं कह रही कि सब चीज़ें आप इमीडिएटली आपको अवेलेबल होंगी, शायद ना हो, शायद आपका टेस्ट डेवलप ना हो, पर मेरी निवेदन है आप कोशिश करिए। कोशिश करिए कि एक जो आपने पैसा है, अगर आप एक इंडियन एक ब्रांड के ऊपर लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जम्मू से निकल रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर से निकल रहे हैं। हमें अपनी एक सर्कुलर इकोनॉमी बनानी चाहिए, हमें पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकें जो हमारे होम ग्रोन है, कि होम ग्रोन ब्रांड्स जो हैं वो जाके नेशनल ब्रांड्स बने, और इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं, जो देखिए अगर आप देखिए डियोर देखिए, शनेल देखिए, ये ब्रांड्स हैं ना जो बड़े ब्रांड्स हैं, जब वो कोल्हापुरी चप्पल पे अपना ब्रांड का नाम डालते हैं, वो लाखों रुपए में बेचती है। जब वही कोल्हापुरी चप्पल हमारे कारीगर बनाते हैं, हम उनको 10 रुपए भी नहीं देने को तैयार होते। चीज बराबर है, क्योंकि वो भी तो हमारे यहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं। और मैंने क्वालिटी का फर्क तो होता है मैम। नहीं, ये हाथ का कारीगरी बराबर है, कारीगरी तो बराबर है, कारीगरी बट बराबर है, इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ना। क्वालिटी भी बराबर है मैम, नहीं क्वालिटी बराबर है। कारीगर भी आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए मेरी हाथ, अगर सपोज आप और मैं खाना पका रहे हैं, आपके खाने का स्वाद जो है मेरे खाने से के स्वाद से अलग होगा, हम शेफ का तो नहीं मुकाबला कर सकते, राइट। तो जब अगर किसी को शेफ की क्वालिटी चाहिए तो उसको भारतीय शेफ के पास जाना पड़ेगा। वो आपके और मेरे से, तो अगर आपके पास आए फिर वो कहेंगे भाई मुझे शेफ की क्वालिटी नहीं मिली, तो आप शेफ के पास जाइए। ये सोर्सिंग ऑफ मटेरियल जब होती है, दे फाइंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बट उनकी पॉकेट जितनी अलो करेगी, जितना वो उसको सैलरी दे पाएंगे, जितना वो फिर उसमें मटेरियल जैसा लगाएंगे, क्योंकि सारा आई अंडरस्टैंड कि मटेरियल सेम है, कारीगरी सेम है। मैं आपको वही कह रही हूँ ना, अगर आप 1.5 लाख
हुँ, एक मार्जिन है, एक बहुत बड़ा मार्जिन हुँ, रहता है लग्ज़री रिटेल में। हुँ, वो मार्जिन हम अगर बल्क में भी वो 50,000 ले रहे हैं ना, तो हम हुँ, वो 50,000 भी देने के लिए तैयार हैं, उस क्वालिटी के लिए। हुँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक डिफरेंशियल आता है। हुँ, अम, हमसे इंस्पायर होके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इंडिया की ली गई हैं, पर वो एग्ज़ीक्यूट जब कोई और करता है तो हम उसको फैशन मान लेते हैं। हुँ, हमारा तो झोला भी जो है, वो इंटरनेशनल ब्रांड्स ने उसको ब्रांडेड बैग्स बना दिए हैं, पर वो तो बॉम्बे में जो झोले लेते हैं वो बैग्स हाँ, बना लिए हैं एज़ एग्ज़ैक्टली। डिज़ाइनर बैग्स। हुँ, सो वो झोला तो वही है, वो देखने में भी बराबर है। हुँ, उसमें कोई चेंज ही नहीं किया उन्होंने, वो प्रैक्टिकली वो जो झोले बनते हैं वही है। हुँ, पर क्योंकि उसके ऊपर एक लेबल लग गया है तो हमने सोचा कि वो बेहतर है, क्योंकि हम क्वालिटी एसोसिएट करते हैं नाम के साथ। दैट्स हाउ हुँ। ब्रांड्स आर नहीं, बिल्ट। उस वो तो है एक एक पॉइंट ऑफ ब्रांड व्यू। परसेप्शन होता है, आप उसका समझते हैं क्वालिटी है, आप समझते हैं कि वो अब जैसे बाटा जो है, हुँ, बाटा लोगों को लगता है भारतीय एक ब्रांड है, हुँ, पर नहीं है, हुँ, राइट? वो ब्रांड परसेप्शन है। हुँ, आपने अगर ब्रांड परसीव कर लिया है हुँ, कि एक रिलायबल ब्रांड है और वो देसी ब्रांड है, कम तो हुँ, वो आपके परसेप्शन में आ गया। तो आप वही वो खरीदेंगे। एक नेशनल परसेप्शन में आ जाता है। हुँ, पर हमें ढूँढना है कौन-सा ब्रांड है जो हमें वो क्वालिटी भी दे सकता है, कौन-सा ब्रांड है जो भारतीय भी है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको वो सेम क्वालिटी देंगे, बट मे बी वो ब्रांड का लेबल नहीं लगा कर देंगे। तो मैं नहीं कह रही आप सब कुछ छोड़ दीजिए, अपना लाइफ़स्टाइल छोड़ दीजिए, एस्पिरेशनल लाइफ़स्टाइल छोड़ दीजिए, मैं आपसे वो भी नहीं निवेदन कर रही हूँ। हुँ, पर मैं कह रही हूँ एक बारी एक जेन्युइन सर्च करिए, सेम क्वालिटी की आपको चीज़ें मिलेंगी, और ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ क्योंकि हमारे ही कारीगर बना रहे हैं ये सब। और जब हमारे ही शर्ट्स जाती है, मैंने खुद स्वयं देखी है मेड इन इंडिया शर्ट्स अमेरिका में, हुँ, राइट? मेड इन जी, इंडिया का मतलब वहीं से बन रहा होगा। हुँ, तो उसको ढूँढिए और उसको अब्ज़ॉर्ब करिए अपनी ही मार्केट्स में, और ढूँढिए वो मलमल का कुर्ता जो है, हुँ, वो आपको अच्छी क्वालिटी के भी कारीगर से मिल सकता है। आपको एक लोकल क्वालिटी अगर आप कह रहे हैं कि नहीं है, उसका हो सकता है कि हाथ का हो। जिसने 5 साल एक काम किया हो वर्सेस जिसने 10 साल काम किया हो, जिसने 50 साल काम किया हो, हाथ का फ़र्क होगा। आपको वो लेकिन ढूँढना पड़ेगा नहीं, टैलेंट। वो बात तो सही है, लेकिन आपको लगता है कि आज की जनरेशन मलमल का कुर्ता पहनेगी या समथिंग लाइक दैट? बिकॉज़ ऑल दे आर जेन ज़ी, तो वो सोशल मीडिया को आपने जो लेना है, हाँ, उसका ऑल्टरनेटिव ढूँढ लीजिए। अगर आपने म देखिए जेन ज़ी मलमल के कुर्ते पहनते हैं। आजकल जेन ज़ी को आप बॉक्स में नहीं डाल सकते। वो हर प्रकार का वेश लेते हैं, हर उनको तो प्रकार का। वो तो वही पहनेंगे जो ट्रेंड करेगा, जो किसी एक्टर एक्ट्रेसेस ने पहना होगा, हुँ, जहाँ या जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रहा होगा, तो वही देख लेंगे। मैं आपको बताती हूँ हमारी जनरेशन में क्या होता था। प्रीति जिंटा ने कल हो ना हो में एक ब्लू और बेज कलर का लहंगा पहना था। हाँ, इट बिकेम द रेज। हुँ, ठीक है? हम बहुत अब छोटे थे, ऐसा नहीं रहा है। हम बहुत छोटे थे, तो हुँ, वो अब तो वैसा नहीं रहा। अब ऐसा हुँ, कहाँ होता है कि कोई सेलिब्रिटी का कुछ आप देखो तो हुँ, वही एग्ज़ैक्ट नहीं होता, बड़ा रेयर होता है। पर आई विल गिव यू दैट एग्ज़ाम्पल आल्सो। उसका लोग लोकल दर्जी के पास जाते थे, और फिर वो क्या करते थे वो कि फ़ोटो दिखा वो देंगे। मैच करते थे कि अच्छा ये बेज आपकी स्किन टोन के साथ मैच करेगा, ये नेट ब्लू लगा लो, ये बन जाएगा आपका प्रीति जिंटा का लहंगा। ये होता था। अभी भी है। अब आप देखो, अगर ब्राइडल जो लहंगे हैं, सब्यसाची ने जो डिज़ाइन किया प्रियंका चोपड़ा के लिए। हुँ, सो लॉट ऑफ ब्राइड्स, इनफैक्ट आई वाज़ एट अ वेडिंग रिसेंटली, हफ्ता पहले हुँ, सिदरा में हुई। हुँ, बोथ द कपल आई थिंक इज़ फ्रॉम सेटल्ड इन कनाडा। हुँ, तो वो आए, तो उन्होंने जो लहंगा पहना, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा इज़ इट इंस्पायर्ड बाय सब्यसाची का प्रियंका चोपड़ा का हाँ, लहंगा? कहती हाँ। उन्होंने भी तो कोई कारीगर ढूँढा होगा जो इन्होंने वो बनाकर दिया। हुँ, या हो सकता है सब्यसाची से भी लिया हो, आई एम नॉट श्योर, आई डिड हुँ, नॉट गेट द डिटेल्स, बट मैं बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि अगर हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो लोकल मार्केट्स, आई एम श्योर सब्यसाची जी भी जो हैं, वो भी कहीं लोकल इंडियन मार्केट से ही वो उठा रहे हैं इंस्पायर्ड हुए हैं। कारीगर। हाँ, उनके कारीगर होंगे, ओके। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट उनके शायद वेस्ट बंगाल में कारीगर यू आर हैं। सेइंग कि वो आउटसोर्स करते होंगे नहीं, फ्रॉम उनके इंडिया। कारीगर होता है ना, हर कारीगर डिज़ाइनर का कारीगर होता है। यहाँ इंडिया में उनका वो होता है। इंडियन कारीगर होंगे उनके, हुँ, इंडियन टीम होगी उनकी। ओके। बिकॉज़ आई एम श्योर ही डज़ नॉट और उस लेवल पे, या कोई, आई एम नॉट अ फैशन डिज़ाइनर, सो आई कैन बी करेक्टेड इफ आई एम मिस्टेकन। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक फैशन डिज़ाइनर बनने। लोगों को लगता है कि ये क्या है, नाप ले लिया फैशन हुँ, डिज़ाइनर, नहीं, एक फैशन डिज़ाइनर बनने में भी बहुत मेहनत लगती है। हुँ, इनफैक्ट हमारे ही यहाँ से एक फैशन डिज़ाइनर उठे हैं, उनका नाम है नफीसा रेचल विलियम, ओके। एंड शी इज़ नाउ ड्रेसिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। ओह! आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट हर, हुँ, बट उन्होंने साड़ी से शुरू किया है, नाउ शी इज़ बिल्ट अ ब्रांड फॉर हरसेल्फ। हुँ, और उनके भी आई एम श्योर जो टीम उनकी रही है, वो टीम उनकी अभी भी उनके साथ काम करती होगी। हुँ, तो अगर वो ब्लॉक प्रिंटिंग करा रही हैं, तो कोई ब्लॉक प्रिंटिंग करता है। हुँ, अगर वो खुद भी नहीं कर रही हैं, तो वो वहाँ खड़े होके, उनकी रील्स हैं, आप उनके इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, दैट शी इज़ स्टैंडिंग हरसेल्फ हुँ।
कपड़े का सैंपल खुद करा रही है, कपड़े की क्वालिटी खुद चेक कर रही है। हुँ। तो अगर आपको वो खुद रेप्लिकेट करना है, वो क्वालिटी तो आपको मिल सकती है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको मिल सकती है। इनफैक्ट मलमल के कुर्ते भी वो बनाते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो क्वालिटी आपको मिल जाएगी, आपको बस वो ढूँढना है। अब जैसे मैंने ये नाम लिया, हुँ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिया मिर्ज़ा की शादी के आउटफिट्स इन्होंने बनाए हैं, पर आपको शायद पता नहीं होगा। आई डोंट नो, या हुँ, जम्मू के हैं, हुँ, हमें पता होना चाहिए, हमें या सपोर्ट करना चाहिए। हुँ, ये मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं, हुँ, और बच्चे क्या, ये तो एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स, हुँ, वुमेन, मेन हू हुँ, आर डूइंग वेरी वेल। हमारा बस फर्ज़ ये बनता है कि जो मैंने आपको कहा, अल्टरनेटिव्स ढूँढिए। हुँ, मैं नहीं कह रही कि ब्रांड्स अगर आपको पसंद है आप करिए, पर उसका एक अल्टरनेटिव ढूँढने में एक ऑनेस्ट कोशिश भी करिए। ₹10 की अगर आपने टूथपेस्ट लेनी है, और बड़ी-बड़ी चीज़ों से भी मत शुरू करिए। ब्रांडेड मैं नहीं आपको बोल रही, ब्रांडेड आप अगर नहीं आपके अगर लाइफ़स्टाइल को सूट करता है, 1 सेकंड के लिए उसको एक साइड पे रखते हैं। हुँ, आपने टूथपेस्ट लेनी है, हुँ, आपने शैम्पू लेना है, आपने अपने कपड़े धोने के लिए कोई हुँ, सोप लेना है। ये सब चीज़ें तो आप जो इंडियन मेड है वो ब्रांड्स चूज़ कर सकते हैं। हुँ, आजकल तो मेकअप भी बहुत बढ़िया इंडियन मेड ब्रांड्स का आ गया हुँ। है। तो हम उन सबको सपोर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मतलब यू आर सेइंग कि बाहर के देशों से अच्छा है इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, उससे हमारी कंट्री का अच्छा होगा क्योंकि वहीं पे रेवेन्यू रहेगा सर्किल इंडिया में। इकोनॉमी ना, वापस से एग्ज़ैक्टली, जो पैसा वापिस हमारी इकोनॉमी रहेगा, हाँ, हमारी इकोनॉमी को टैक्स, स्ट्रेंथन करेगा। जीएसटी वगैरह सब डालेंगे हुँ, तो हमें ही हेल्प मिलेगी। हुँ। ऑलराइट, ठीक है। सो आपको ऐसा लगता है कि जम्मू को कश्मीर के बाद वो मिलता है, लाइक आप कह सकते हो कि सेकंड प्रायोरिटी मिलती है, जम्मू को कश्मीर के बाद एक सेकंड प्रायोरिटाइज़ रखा जाता है? इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जो भी चीज़ आएगी पहले कश्मीर में जाएगी, जम्मू के लोगों पे इतना फोकस नहीं किया जाएगा। एज़ अ पॉलिटिशियन आपको क्या लगता है? स्पेशली 370 के बाद आपको नहीं लगता कि यहाँ का जो बिज़नेस है वो कम हुआ है? एज़ अ पॉलिटिशियन एंड एज़ एन इंडिविजुअल, हुँ, मेरी एक लाइफ में एक बड़ा पर्टिकुलर चीज़ है जो मैं इस पॉलिटिकल स्फीयर में भी लेकर आऊँ। हुँ, मेरा जो पिछला कल है, उससे बेहतर मेरा आज होना चाहिए। हुँ, अगर जम्मू में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज़ हुँ, इक्विटेबल नहीं हुई हैं, हुँ, तो हमें उसकी करेक्शन आज करनी है। हुँ, पिछले कल से हमारा आज बेहतर होना चाहिए। हुँ, और इसमें एक ये भी मैं निवेदन करूँगी 2 बातों की। पहली तो रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, हुँ, उनकी एक्सेस करने के लिए हमें बढ़-चढ़ कर आगे बढ़ना है। इफ वी डू नॉट नो व्हाट वी डू नॉट नो, हुँ, फिर हम उसको माँगेंगे कैसे? हुँ, सो पहला है, आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, उसको आर्टिकुलेट करिए हुँ, और उसमें एक फ्रेमवर्क बनाइए, हुँ, पॉलिटिकल एंड सोशल, टू गेट व्हाट वी वांट। हुँ, 1 सेकंड के लिए अगर हम अपनी ही देखें, हुँ, हमें क्या ज़रूरत है आज, और उसके लिए हम पक्ष रखें अपना, हुँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि कोई एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज़ इक्विटेबली नहीं हो रही है, हुँ, उसके लिए इक्विटेबली लड़ने के लिए या उसके लिए इक्विटेबली अपना पक्ष रखने के लिए हमें एक आर्टिकुलेशन जब हम करते हैं उस बात की, हुँ, हमें ये भी मद्देनज़र रखना है कि जब अगर वो एलोकेट हो रही हैं रिसोर्सेज़, हुँ, दे शुड बी डन इन अ वे कि हम हमारा जो ब्रॉडर गोल है वो अचीव होना चाहिए। हमारा जो मेरा एज़ इंडिविजुअल ब्रॉडर गोल है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जीडीपी कंट्रीब्यूशन टू जम्मू डिस्ट्रिक्ट जीडीपी बढ़ाना, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है इन जे-एंड-के बढ़ाना। हुँ, सिंपल गोल है। हुँ, इसी से बड़े गोल्स अचीव होंगे। हुँ, क्योंकि जब आप बड़े गोल को छोटी-छोटी चीज़ों में बाँटते हैं, तो उससे आपको एक बेहतर टैंजिबल एक स्ट्रक्चर मिलता है कि हुँ, चेकलिस्ट हो जाती है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये हुँ, कर सकते हैं। सो जहाँ हमें लगा है कि इक्विटेबल रिसोर्सेज़ नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए हमने डिमांड्स क्या रखी, हुँ, राइट? हमें डिमांड थोड़ी जो है ऑडेशियस भी करनी पड़ेगी अपनी। ओके, जम्मू से मैं ये निवेदन करूँगी कि अगर आपने बड़े-बड़े सपने देखे ना, तो सवाल भी बड़ा-बड़ा करना शुरू करिए। आस्क फॉर द बिग थिंग्स। ओके, यू वांट समथिंग, यू आस्क फॉर इट, एंड देन उसमें जुट जाइए उसको सक्सेसफुल बनाने में। अगर हमें एम्स मिला है, तो उसकी पूरी सुविधा का इस्तेमाल करिए। जाइए, बढ़-चढ़ कर जाइए, वहाँ पर देखिए कि क्या हमें सुविधा मिल रही है। मेक इट सक्सेसफुल। एम्स के आगे-पीछे एक बना दीजिए, एक मेडिकल हब बना दीजिए। गेट
गेट इन अ सर्विस इंडस्ट्री, अगर वहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, अगर कोई एम्स में आ रहा है, रहने के लिए आ रहा है, अगर उसको होटल्स की रिक्वायरमेंट है या बुटीक एयरबीएनबी टाइप्स, बीएनबी टाइप्स रिक्वायरमेंट है, उसमें देखिए हमारे जैसे पहले नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में आईआईटी आईआईएम था, हुँ, सो वी हैड दैट ऑडिशियस ड्रीम, राणा साहब लेकर आए कि आईआईटी होना चाहिए, आईआईएम होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी रेयर कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में दोनों इतने बड़े बड़े हों इंस्टीट्यूशंस। हुँ, Now after delimitation, that has gone to the Jammu East constituency, but they still retain in the same two institutions in the same constituency. Big dreams देखिए और फिर make them successful. हुँ, अगर आईआईटी आईआईएम में जैसे अगर कोई जॉब एलोकेशंस हैं, हमने उस पे नज़र रखी है, पर साथ ब साथ उसके सराउंडिंग एरियाज़ में हम अपने क्या बिज़नेसेस खड़े कर सकते हैं। Go have that vision which is a little audacious. हुँ, थोड़ा और फिर उसको माँगिए, फिर उसके लिए उसमें जुट जाइए। हम मैंने अक्सर ये देखा है कि हम एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही चीज़ें माँग रहे हैं, हुँ। राइट? उसके आगे-पीछे भी तो हम बहुत कुछ माँग सकते वो हैं। तो शायद इसलिए माँग रहे होंगे ना क्योंकि वो जो एक्जिस्टिंग है, जी। वो शायद उस उतना बेहतर नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, एम्स की बात करें, हुँ, तो अभी मैं रिसेंटली गया था। हुँ, अभी वहाँ पे पूरा स्टाफ नहीं है, मतलब अभी पूरा बना नहीं है कह सकते हो हुँ। क्योंकि कहीं न कहीं शायद उनको लगता है कि यार बन गया हुआ है, लेकिन अभी पूरा वहाँ पे काम नहीं है, हर एक तरह के डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ी ऑन डिफ़िकल्टीज़ तो एवरेज आ रही है ना। एक ऑन देयर इज़ एन एवरेज टाइम इट टेक्स टू गेट एन एम्स रेडी। हुँ, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है कि डॉक्टर शक्ति गुप्ता साहब के नेतृत्व में ये जो एम्स की बिल्डिंग भी है, वो भी एक बहुत स्पीडी तरीके से हुई है एंड इफ आई एम वो नॉट तो मिस्टेकन रिकॉर्ड टाइम में हुई है। हुँ, सो क्योंकि वो काम बड़ा एफिशिएंटली हो रहा है हुँ, एंड इट इज़ एट पार और इफ नॉट एट अ बेटर पेस देन अदर प्लेसेस, तो हमें लगता है कि वो एक सेटअप को हम आगे लेकर जा रहे हैं। वो अभी एक सेटिंग अप इंस्टीट्यूट हो रहा है। हुँ, एम्स का नेतृत्व बहुत लर्नेड इंडिविजुअल के हाथ में है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड कि हम कह सकते हैं कि एक सन ऑफ द सॉइल ने एम्स जम्मू को एक ऐसे स्थान पर लेकर गए हैं एंड आई वुड होप कि उनका नेतृत्व बना रहे इस इंस्टीट्यूशन में, बिकॉज ही इज डन अ वंडरफुल जॉब आई थिंक टू इंश्योर दैट सच अ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट इज इन जम्मू, हुँ, इन द जम्मू रीजन। मैं आपको वही बात बता रही हूँ, हमने सारा फोकस वहाँ कर लिया। हुँ, मुझे बताइए एलाइड बिजनेसेस हैं वहाँ पर हुँ, जो न हो सकते हैं? अभी नहीं है। नहीं, एलाइड बिज़नेसेस हाँ, बाहर जो हाँ, अस एज़ अ सोसाइटी उसमें भागीदारी, ऑब्वियसली हाँ, इकोनॉमिक भागीदारी ले सकते हैं। जैसे मैंने हुँ, कहा बीएनबीज़ बन सकते हैं हाँ, वहाँ पर, अगर कोई एम्स में आ रहा है एग्ज़ैक्टली। वहाँ पर और भी कितना सब कुछ है, जैसे बॉम्बे में टिफ़िन सर्विसेज़ होती हुँ, हैं, हुँ, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, छोटे-छोटे बिज़नेसेस, कोऑपरेटिव्स आप वहाँ पे शुरू कर सकते हैं, जिसके नेतृत्व में आपकी भी एज़ एक लोकल इकोनॉमी अराउंड द एम्स हुँ, शुरू हो सकती है। और आपने एम्स की बात की, हमारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक फॉर्मर सरपंच साहब हैं जिन्होंने वहाँ पे अपना ऑपरेशन कराया है, टच वुड ही इज़ वेरी ऊपर वाले का बड़ा साथ रहा है। वो हमने तो उनको उसके लिए भेजा था कंसल्टेशन के लिए, मेरे को फ़ोन आया 2 घंटे के बाद कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है एंड मैं कहा मैंने तो अंकल को कंसल्टेशन के लिए भेजा था एंड टच वुड ही इज़ ऑल गुड और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। हमारे लाइव एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सी building an hospital, running it administratively, and getting it to the point where it's a fully scale, fully operational hospital at the level of AIIMS takes time. And क्योंकि वो record pace पे चल रहे हैं, हुँ, तो हमारी expectation भी फिर और बढ़ चढ़कर आगे आ एग्ज़ैक्टली जाती है, right? हुँ, But मैं वो उस particular institution की बात भी नहीं कर रही हूँ, हालांकि हुँ, I'm very very proud of the work that's done. I've हुँ, visited it multiple times. World class institute है, we must do everything we can to help make it successful. हुँ, उसके आगे पीछे भी एज एंटरप्रेन्योर्स हुँ, आप क्या कर सकते हैं जो एक बिजनेस इकोसिस्टम बिल्ड करे, वहाँ के लोकल्स को बिल्ड कर सके। अब क्योंकि वो एम्स विजयपुर में है, अगर मैं थोड़ा सा घर के पास भी लेकर आऊँ, एम आईआईटी और आईआईएम जो हैं हुँ, वो जम्मू ईस्ट में है और बहुत बढ़िया उसका नेतृत्व किया है सेठी साहब ने एंड आई एम वेरी वेरी कन्विंस्ड कि क्योंकि हम दोनों की बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो मिलजुल कर अगर आईआईएम और आईआईटी के आगे पीछे युवा कोई सोचें, और हमारी बात हो रही है नगरोटा हुँ, कॉन्स्टिट्यूंसी के काफ़ी युवाओं से कि क्या एलाइड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं आईआईटी आईआईएम में, जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकें, हुँ, राइट? तो हमें ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करना है। लाइक आई सेड, गवर्नमेंट ने अपना आधा रास्ता चलना है, हमने आधा रास्ता चलना है। हुँ, सो गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी गॉन द वे कि आपको बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस दिए हैं। अब हम डिमांड यूजुअली करते हैं कि हमें इधर नौकरियाँ चाहिए।
मैं आपको बोलूँगी आप वो डिमांड रखते हैं, आपकी जायज़ है, आप रखना चाहते हैं तो वो रखिए। पर हुँ, मैं आपको ये भी निवेदन करूँगी कि उसके आगे-पीछे आप क्या इकोसिस्टम बना सकते हैं एंड जनरेट मनी फ्रॉम दैट इकोसिस्टम। यू हैव अ कैप्टिव ऑडियंस ऑफ जितने भी स्टूडेंट हैं मिला के आप कह रही 2000 बच्चे लेट्स से इधर आई आईआईएम में आई वुड नॉट 1200 है मैम। हाँ, मतलब आई 1200 एम बच्चे हैं या ना आईआईटी, या आईआईएम की मिलाकर हाँ, इट्स आर रफली मतलब रफली अगर 2200 ले ले प्लस। 1500 के करीब आप ले हुँ, लीजिए 1500 2000 एनीवेयर बिटवीन 1000 एंड 2000 तो आपके पास एक कैप्टिव ऑडियंस है हुँ, जो पूरे देश से वहाँ आ रही है। हुँ, तो उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है जो नेशनल एवरेज की है, राइट? हुँ, और एक ऐसी एरिया में है जहाँ पर उनको और चीज़ें एज़ अ सर्विस प्रोवाइड की जा सकती हैं। हुँ, So there is multiple services also that you can have service based businesses in the area हुँ, जहाँ आपके पास बच्चे वो आ रहे हैं जिनके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है, हुँ, फैकल्टी वो आ रही है जिसके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है। हुँ, तो ये देखें और उसके साथ-साथ एक लाइक आई सेड एक 360 डिग्री ओवरव्यू लीजिए कि हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है और उसके आगे-पीछे हम क्या-क्या बिल्ड कर सकते हैं एंड देन डू एवरीथिंग पॉसिबल टू बिल्ड इट। देयर आर मल्टीपल बिज़नेसेस बिकॉज़ आई एम नॉट अवेयर ऑफ देयर करंट स्टेटस में उस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। But private businesses who 2-3 years ago came in with beautiful ideas, हुँ, we have to go in and help them succeed. प्राइवेट सेक्टर में भी वी हैव टू गो इन एंड हेल्प देम सक्सीड क्योंकि एक को देख के और लोग आएँगे, उससे हुँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, उससे हुँ, हमारा एक वो रहेगा। और साथ-ब-साथ मेरी ये निवेदन रहेगी अगर जम्मू का कोई भी बच्चा, जम्मू का कोई भी प्रोफेशनल जम्मू में और जम्मू से बाहर अगर अच्छा कर रहा है, वी मस्ट रैली अराउंड देम। हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उनको सपोर्ट देना चाहिए कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें और विश्व में जो नाम है वो जम्मू का रहे, कि हम भी एक उस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकें इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे कि जम्मू के जो लोग हैं that we've always put out the best possible talent, best possible workers and मैं हाल ही में किसी का इंटरव्यू ले रही थी सुन रही थी आई एम सॉरी इफ आई सेइंग द नेम रॉन्ग बट उनका स्पॉटिफाई पर हिप हॉप लेबल पर उनकी फोटो आई ओके। एंड जम्मू की आर्टिस्ट हुँ, एंड पता ही नहीं होगा किसी को राइट हुँ, इतना बड़ा कहीं और का अगर आर्टिस्ट होता तो यहाँ पर अभी ढिंडोरे हमने कर लिया होता 100 लोगों ने उनका इंटरव्यू कर लिया होता राइट हुँ, सो आई थिंक वी नीड टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम where हुँ, we support each other wholeheartedly हुँ, we celebrate our wins as being Jammu individuals across the board जम्मू पूरे रीजन में कोई भी अगर बच्चा हमारा अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट करना है और फिर एक ऐसा एक नेतृत्व रखना है कि जम्मू के लिए अगर कुछ माँगना है तो हक से माँगना है और एक बड़े स्तर पे माँगना है। अपनी आवाज़ पहुँचानी है तो हाईएस्ट लेवल पे पहुँचानी है। क्या व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन कोई मना कर देगा? हुँ, अगर आप नहीं माँगोगे तो वैसे ही मना है, वैसे ही मना है राइट। राइट? तो हमें वो रखना है और हमें अपनी बात रखनी ही पड़ेगी और ये बात नहीं है कि एक को क्या मिल रहा है, दूसरे को क्या मिल रहा है। हमें जो ज़रूरत है, हमें जो चाहिए वो मिलना चाहिए। हुँ, और उसके लिए हमें जो कहने की ज़रूरत है, जहाँ पक्ष रखने की ज़रूरत है, वो हमें ऑडेसिटी रखनी है और वो मतलब एक थोड़ा-सा जैसे मैंने कहा ग्रिट रखनी है। हुँ, अगर आज ना हुआ, कभी ना कभी हाँ होगा। उसपे बिल्ड करते जाइए, रिफाइन करिए अपनी पिच एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स इज़ आल्सो अबाउट हाउ वेल यू कैन पिच योर बिज़नेस एंड दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी राइट? हुँ, और जैसे मैंने आपको कहा, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पिच करिए, आप अपने लोगों के लिए पिच करिए, आप देखते जाइए देयर आर उम, लाखों लोग हैं जो मदद करने के लिए तैयार हैं। पर उनको आपको बताना पड़ेगा कि कैसे मदद करनी है। और वो एक इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना पड़ेगा खास तौर पर जम्मू में। ओके। सो अभी आपने देखा होगा वैष्णो देवी में जो हॉस्पिटल है अपना हुँ। श्राइन का, वहाँ उसको लेके बहुत सारी चर्चा चल रही है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे मैम? उसमें मेरा मानना है कि बहुत सारे पॉलिटिकली जो दिग्गज हैं, बहुत सारे लीगली जो महानुभव हैं, वो सारे इस करंट परिस्थितियों में जो चल रही है बिकॉज़ आपका ये पॉडकास्ट जो है 1 वीक आफ्टर फ्रॉम टुडे होगा, हुँ, तो मैं फ़ोरकास्ट नहीं करना चाहती कि उस परिस्थितियों में क्या क्या होगा? होगा एट द हुँ, करंट स्टेज। बट आई थिंक आई एम वेरी कीन टू सी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, वो किस तरीके से एक ऐसा सॉल्यूशन लाएँ जिससे अगेन 360 डिग्री एक ओवरव्यू हो। ओवरव्यू। अम, जम्मू एंड कश्मीर इन द पास्ट ऑल्सो हमने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, जहाँ पे हमने मिल-जुल कर उन चैलेंजेस को एड्रेस किया है और हर किसी की जिस तरह से कहते हैं
कि श्री माता वैष्णो देवी जी की बहुत मान्यता है हुँ, और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी एक ज़िम्मेवारी भी बनती है सबको बताना कि हुँ, माता वैष्णो देवी जी का प्रथम दर्शन जो है, हुँ, वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, कोलकंडोली माता मंदिर में है। हुँ, तो हम सबकी आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं हुँ, श्री माता वैष्णो देवी जी के साथ और मुझे पूरा यकीन है कि एक ऑल क्वार्टर्स जब मिल-जुल कर इस पे एक सॉल्यूशन निकालेंगे, जो लीगली भी वायबल है हुँ। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जो लीगैलिटीज़ हैं सारे एक्ट्स को जिस एक्ट के तहत ये इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश भी हुए थे नेशनल लेवल के जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं और जो नेशनल लेवल एजुकेशन में जो रूलिंग्स रह चुकी हैं जो रूल्स हैं उस फ्रेमवर्क के तहत कोई ऐसा सॉल्यूशन निकले जो सारे क्वार्टर्स को प्लेकेट करे पैसिफाई करे और एक एक्सेप्टेबिलिटी रहे हर स्टेक होल्डर के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया हमें और आपका बहुत-बहुत थैंक यू मैम। कोई ऐसा लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हो अपनी नगरोटा की कंस्टिट्यूएंसी के बारे में? हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर और हर परिवार ने हमें गले लगाया है और अपना समझा है हुँ, और मैं सबको यही आश्वासन देती हूँ कि अब जब हमने काम करना शुरू किया है, एक सेवा भाव से शुरू किया है, कहीं पर भी अगर आपको कभी लगे कि कोई सुविधा है जिसकी आपको ज़रूरत है या कहीं पर भी हम आपकी कोई भी किसी भी प्रकार में मदद कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जो युवा हैं, हमारी माताएँ-बहनें हैं या कोई भी हमारे बड़े-बुज़ुर्ग हैं जिनको लगता है कि कोई चीज़ें हैं जो हम भी बेहतर कर सकते हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी अपना मार्गदर्शन दीजिए और एक मिल-बाँट कर एक सहयोग में और एक श्रद्धांजलि के तौर पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम एक पूरे भारत देश में मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएँ कि राणा साहब जहाँ से भी आज ऊपर से हमें देख रहे हैं उनको भी एक चमकता जो है हीरा दिखे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। ओके, थैंक यू सो मच आपको मैम। बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके हमें भी। एंड उम्मीद करते हैं कि आप हमें भी इसी तरीके से सपोर्ट करोगे जी, और आपकी बेस्ट विशेज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी और हमारी भी मैम और आप बहुत ग्रोथ अचीव करो। सो थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच मैम, आपने थैंक यू हमें सर। टाइम दिया। बहुत धन्यवाद।